भेड़िए का बच्चा पाने के लिए एक छोटी खरगोश ने भेड़िया राजा को नशीली दवा देकर बेहोश करने की साजिश रची। जैसे ही वो उसके साथ कुछ करने वाली थी, उसे अंदाजा नहीं था कि दवा का असर बहुत ज्यादा तेज था। नतीजा ये हुआ कि वो खुद ही पहले मर गई। जब वो दोबारा जागी तो उसके अंदर एक नई रूह आ चुकी थी। उस नशीली बूटी के असर में उसने अनजाने में भेड़िया राजा की इज्जत लूट ली। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वो जानवरों की दुनिया में आ गई है। उसने उसी के हमनाम एक मादा खरगोश के शरीर पर कब्जा कर लिया था और असली मालिक की यादें मिलने के बाद वो गुस्से में बुरी तरह चिल्ला पड़ी। इस शरीर की असली मालिक एक बहुत ही बुरी मादा जानवर थी जिससे सब नफरत करते थे। भेड़िया राजा की रानी बनने के लिए उसने उसकी साधना के दौरान उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे दवा दे दी। वो उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन उस शरीर की असली मालिक इतनी कमजोर थी कि वो उस नशीली बूटी को झेल नहीं पाई। अपना मकसद पूरा होने से पहले ही उसकी मौत हो गई और उसके बाद शिंगयान यहाँ आ गई और उसने मौके का फायदा उठा लिया। गई काम से मैंने भेड़िया राजा की इज्जत लूट ली। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो यकीनन मेरा मसालेदार खरगोश का सिर बना देगा। भागो, मसालेदार खरगोश का सिर बनने से बचना है तो जल्दी से पैंट पहनकर अपने असली रूप में बदलकर वो वहाँ से 9-2-11 हो गई। उसके जाने के कुछ ही देर बाद भेड़िया राजा भी जाग गया। उसके शरीर में नशीली बूटी का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। बदतमीज कहीं की, मेरा फायदा उठाकर भागना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। एक जबरदस्त ताकतवर दबाव ने आसपास की हर चीज को घेर लिया। आसपास के सभी पेड़ पौधे और जानवर एक एक करके बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। कुछ सिपाही हलचल देखकर जल्दी से वहां आए। उन सबके चेहरे का रंग उड़ गया। राजा, क्या हुआ? कल रात यहाँ एक मादा जानवर आई थी। चप्पा चप्पा छान मारो और उसे मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। वो महान भेड़िया राजा और एक मादा जानवर ने उसकी इज्जत लूट ली। पहले तो उसने सोचा कि सिपाहियों से उसे ढूंढवाकर वहीं मरवा देगा, लेकिन फिर उसे कल रात का वो एहसास याद आया जब वो नाजुक और नर्म बदन उसकी बाहों में था। भेड़िया राजा ने अचानक अपना इरादा बदल दिया। उसे ढूंढने के बाद मेरे पास ले आना। मादा जानवर, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी जानवर ने राजा के खिलाफ साजिश रची है। उसने राजा के गुस्से को भड़काया था, फिर भी राजा ने उसे इतनी आसानी से जाने देने का सोचा। आखिर कौन है वो मादा जानवर जिसमें इतनी हिम्मत है? दूसरी तरफ शिंगयान, जिसके बारे में भेड़िया राजा सोच रहा था, लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ भागी। जैसे ही वो गुफा के मुंह पर पहुंची, उसे अपने शरीर के अंदर एक जानी पहचानी ऊर्जा महसूस हुई। मेरी पेड़ पौधों वाली जादुई शक्ति और मेरी जादुई जगह, ये भी मेरे साथ यहाँ आ गई हैं। उसने अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ घास की मामूली सी शक्ति महसूस हुई। ये तो अपनी शुरुआती हालत में वापस चली गई हैं। खैर, यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तभी अचानक उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। शिंगयान ने अपना पेट सहलाया। पूरी रात की भाग दौड़, मैं भूख से मरी जा रही हूँ, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूखने के लिए रखा हुआ जानवर के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा था। बड़े भाई ये रोंग ने अपनी छोटी बहन को वापस आते देखा। ये कल मामा के शिकार किए हुए जंगली जानवर का मांस है। मैं अभी इसे बहन के लिए भून देता हूँ, फिर तुम खा सकती हो। इस शरीर की असली मालिक के पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। 2 भाइयों में से एक कमजोर और बीमार था और दूसरा बेहोश था। पूरा परिवार अकेले उसकी माँ के सहारे चल रहा था। अच्छी बात ये थी कि उसके मामा खरगोश कबीले के सरदार थे। वो अक्सर उनकी मदद करते थे, लेकिन घर में खाना चाहे कितना भी हो, माँ और भाई हमेशा उसे ही पहले खाने देते थे। वो उसे बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ इतने से मांस से पेट नहीं भरने वाला था। शिंगयान को वापस आते समय दिखी नदी याद आई, तो उसने बड़े भाई को मछली जानवर पकड़ने ले जाने का सुझाव दिया। यहाँ के जानवर मछलियों को कांटेदार जानवर कहते हैं, क्योंकि उनका पूरा शरीर कांटों से भरा होता है। वो न सिर्फ खाने में बुरी लगती हैं, बल्कि उनसे चोट लगने का भी खतरा रहता है। लेकिन मछली जैसे जानवर बहुत अच्छी चीज हैं, स्वादिष्ट और पौष्टिक भी। और नदी का किनारा कबीले के बहुत पास है, वहाँ से कुछ मछली जैसे जानवरों को खाने के लिए लाना बहुत आसान है। साथ ही यहाँ के मछली जैसे जानवर आमतौर पर बहुत बड़े होते हैं। नदी में बड़ी और मोटी ताजी मछलियों को देखकर शिंगयान की आंखें चमक उठी।
ये रोंग को समझ नहीं आया कि बहन इन कांटेदार जानवरों को क्यों पकड़ना चाहती है, लेकिन जब तक बहन खुश है तब तक सब ठीक है। छिंग-यान ने अपना नया बनाया हुआ भाला उठाया और मछलियां पकड़ने के लिए फिर से नदी में उतर गई। उसके वार सटीक थे, हर बार एक मछली लगती थी। कुछ ही देर में उसने 7-8 बड़ी मछलियां पकड़ ली, जिससे पास में खड़ा ये रोंग हैरान रह गया। मेरी बहन इतनी काबिल कब से हो गई? उसने मछलियों को घास की रस्सी से बांधा और वापस चलने लगी। रास्ते में वो अपनी लकड़ी की विशेष शक्ति को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों का सार इकट्ठा करती रही और किस्मत से उसने एक जंगली मुर्गी भी पकड़ ली जो एक पेड़ से टकरा गई थी। उसे कुछ लावारिस अंडे भी मिले। इनमें बीफ से कई गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। वापस जाकर छिंग-यान ने ये रोंग को सिखाया कि उन कांटेदार जानवरों को कैसे साफ करना है। उसका इरादा इनसे मछली के गोले बनाने का था ताकि इन्हें आसानी से रखा जा सके और कुछ मामा को भी भेजा जा सके। ये सोचकर कि घर पर सब बहुत कमजोर हैं, उसने अपनी जादुई जगह से कुछ मसाले निकाले और चिकन सूप पकाने लगी। माँ ये शिन जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो उन्हें एक मीठी सुगंध आई। आज शिकार के दौरान उनका सामना एक खतरनाक जंगली जानवर से हुआ था। हालांकि वो सही सलामत वापस आ गई थी, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा था। इससे ये शिन को खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उनके बेटे और बेटी को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छिंग-यान खाने का इंतजाम कर लेगी। बर्तन में कुछ छोटे अंडे देखकर ये शिन थोड़ी हैरान हुई। क्या ये चीज कच्ची नहीं खाई जाती? भले ही इसका स्वाद अच्छा न हो, लेकिन भूख लगने पर पेट भरने के काम तो आ ही जाती है। लेकिन जब उन्होंने छिले हुए और साफ सुथरे अंडे को देखा तो ये शिन को लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। माँ, आप खाए। छिंग-यान ने ये कहते हुए एक अंडा छीलकर अपनी माँ को दिया। ये शिन ने झिझकते हुए उसे मुंह में रखा और खाते ही उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। क्या ये चीज इतनी स्वादिष्ट होती है? इसके तुरंत बाद उन्होंने पके हुए मछली के गोलों का स्वाद चखा। उनका जायका इतना लाजवाब था कि वो एक पल के लिए निगलना ही भूल गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिन कांटेदार जानवरों से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उनके गोले बनाकर पकाने के बाद वे इतने स्वादिष्ट लगेंगे। छिंग-यान ने अपनी माँ से कहा कि थोड़ी देर में कुछ गोले मामा को भी भेज दे। नदी में बहुत सारे कांटेदार जानवर हैं। वो मामा से उन्हें पकड़ने के लिए कुछ लोगों का इंतजाम करने को कह सकती हैं। अगर वे मछली के गोले बनाना सीख गए तो भविष्य में खरगोश कबीले को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। छिंग-यान एहसान मानने वालों में से थी। इस मुश्किल समय में उसके मामा की मदद ने ही उन्हें बचाया था। उन्हीं की वजह से उनका परिवार सबसे मुश्किल दौर से गुजर पाया। इस बार का खाना माँ और बड़े भाई दोनों ने बहुत खुशी से खाया। छिंग-यान को लगा कि पूरी तरह से प्राकृतिक चीजें ही सबसे स्वादिष्ट होती हैं और उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। खाना खाते समय अचानक उसे अपने पेट में एक गर्माहट महसूस हुई। वो एक पल के लिए चौंकी, लेकिन ये सोचकर ध्यान नहीं दिया कि यह उसका वहम होगा। उसी समय भेड़िया राजा योयू, जो अपनी साधना के लिए एकांत में जाने की तैयारी कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसे खून के रिश्ते का एक मजबूत बंधन महसूस हुआ। ये कैसे हो सकता है? उसने जिस एकमात्र जानवर को छुआ था वो उस रात की खरगोश थी। क्या वो एक ही बार में गर्भवती हो गई? हालांकि उसे इसकी संभावना कम लगी, फिर भी उसने अपने अधीनस्थों को तुरंत जांच करने का आदेश दिया और जल्द से जल्द उस खरगोश को ढूंढ निकालने को कहा। इस समय छिंग-यान पेट भरकर खा पी चुकी थी। जब वो पत्थर के बिस्तर पर सो रही थी तो उसे नींद में एक छोटा सफेद भेड़िया दिखाई दिया जो पूरी तरह से बर्फ जैसा सफेद था। वो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से उसे देख रहा था और उसकी क्यूटनेस देखकर छिंग-यान का दिल पिघलने लगा। अगली सुबह छिंग-यान भोजन इकट्ठा करने वाली टीम के साथ जंगल की ओर गई। अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही छिंग-यान को गाजरें मिल गईं। उसकी आंखें चमक उठी। जैसा कि उसने सोचा था, जानवरों की दुनिया का ये प्राचीन जंगल खजानों से भरा था। उसने हड्डी का चाकू उठाया और जमीन खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उसके कबीले के लोगों की नजर में ये बहुत अजीब हरकत थी। हम यहाँ खाना इकट्ठा करने आए हैं, तुम यहाँ घास खोदकर समय क्यों बर्बाद कर रही हो? उन्होंने छिंग-यान को उस समय का काम समझाने की कोशिश की, लेकिन छिंग-यान जानती थी कि उन सबकी समझ में कुछ कमी है। उनकी नजर में ये सिर्फ घास थी, ये खाना नहीं है। फिर एक बड़ी मूली खोदकर निकालने के बाद उसने सबको समझाया, यह एक खाने लायक मूली है। उसके हाथ में वो बड़ा सा फल देखकर सब हैरान रह गए। जमीन के नीचे भी फल होते हैं। अब तक वे जो भी फल तोड़ते थे वे सब पेड़ों पर उगते थे।
उन्होंने कभी भी जमीन के नीचे फल उगते हुए नहीं देखा था। इस बात ने उनकी सारी समझ को ही बदलकर रख दिया। साथ ही उन्हें ये भी एहसास हुआ कि अगर जमीन के नीचे भी खाना है तो भविष्य में उन्हें पेड़ों पर फल खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर आसपास के सारे फल तो वे पहले ही तोड़ चुके हैं। जंगल में बहुत अंदर जाना न केवल बहुत दूर है बल्कि बहुत खतरनाक भी है। क्या ये सच में खाने की चीज है? अगर यह जहरीला हुआ तो क्या होगा? चिंग्यान सबकी इस सावधानी को समझ रही थी। उसने सफेद मूली पर लगी मिट्टी पोंछी और हड्डी के चाकू से उसका छिलका उतार दिया। फिर सीधे मूली को पकड़कर खाने लगी। एक ही कौर में कड़क की आवाज आई। कहना पड़ेगा, इस जानवरों की दुनिया में शरीर को बहुत जल्दी भूख लगती है। एक मूली पेट में जाने से बस थोड़ी सी भूख मिटी। सब लोग हैरान और चकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चिंग्यान सच में यह अनजान चीज खाने की हिम्मत करेगी। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे आजमाने की हिम्मत की। अगर यह सच में खाने की चीज है तो तुमने हमारे कबीले के लिए एक नई खाने की चीज जोड़ी है। कबीले का हर सदस्य तुम्हारा आभारी रहेगा। चिंग्यान को उनकी श्रद्धा भरी नजरों से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो तो दुनिया के अंत से आई थी। बेशक वो जानती थी कि यह मूली है और इसे खाया जा सकता है। यह उतना भी महान काम नहीं था जितना वे सोच रहे थे। उसके बाद चिंग्यान के कहने पर इकट्ठा करने वाली टीम के हर सदस्य ने एक एक टोकरी मूली खोदी। उन्होंने कुछ जंगली बेर भी तोड़े। जंगली बेरों को देखकर चिंग्यान का मन चाशनी में लिपटे फल खाने का करने लगा। लेकिन अफसोस, यहाँ चीनी नहीं थी और शहद मिलना भी आसान नहीं था। यहाँ के मधुमक्खी मानव बहुत ताकतवर हैं। कोई भी उन मधुमक्खी जानवरों को छेड़ना नहीं चाहता। जब सब लोग जंगली बेर तोड़ रहे थे तब चिंग्यान इधर उधर घूमने लगी। उसे शाहबलूत का एक कच्चा पेड़ मिला। उसकी पौधों को नियंत्रित करने की खास शक्ति इसे पकाने के काम आ सकती थी। कबीला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वो बाद में अकेले आकर अपनी शक्ति से इसे पका सकती है। फिलहाल वो कुछ नहीं करेगी। वो अभी इतनी जल्दी अपनी शक्ति को जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने हड्डी के चाकू से यूं ही घास को हटाया। तभी जमीन पर लगे एक पौधे ने उसका ध्यान खींचा। ये तो एक तरह की जंगली भाजी थी। अगर आटा होता तो इसके मोमोज बनाए जा सकते थे। उसका स्वाद बहुत ही अनोखा होता है। चिंग्यान जब वो जंगली भाजी खोद रही थी तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई छिपकर देख रहा है। पर जब उसने चारों ओर देखा तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे क्या पता था कि एक ऐसे कोने में जहां उसकी नजर नहीं पहुंच सकती थी। दो भेड़िया मानव चुपचाप पीछे हट गए। शिवे फंग और शिवे लेई का तो रो रो कर बुरा हाल था। वे अपने मालिक के लिए दुखी थे। उनके हैंडसम और शानदार राजा उस दुष्ट और सबसे नफरत पाने वाली औरत की साजिश का शिकार हो गए थे। महाराज, आप चिंता न करें। जब हमने उसे ढूंढा तो वो इतनी बुरी हालत में थी कि सिर्फ घास खा रही थी। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और वो भूख से मर जाएगी। ये भी महाराज के लिए एक तरह का बदला ही होगा। जैसे ही उसने ये कहा, यो यू ने उसे जानलेवा नजर से घूरा और वे दोनों इतने डर गए कि एक भी शब्द नहीं बोल पाए। महाराज गुस्सा हो गए। क्या हमने कुछ गलत कह दिया? यो यू ने अपनी चेतावनी भरी नजर हटाई और हाथ में मौजूद जानकारी को देखने के लिए फिर से सिर झुका लिया। ये चिंग्यान, तो यह उसका नाम है। उसके होठों के कोनों पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। उसे उस रात का दिल में हलचल मचा देने वाला मंजर याद आ गया और साथ ही अपने खून में महसूस होती वो बेचैनी भी। यो यू धीरे से उठा और गुफा से बाहर चला गया। उधर चिंग्यान को पता नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही है। वो अब भी खुशी खुशी वो जंगली भाजी खोद रही थी। पास खड़ी इकट्ठा करने वाली टीम भी उसकी नकल करके खोदने लगी। जंगली भाजी खोदने के बाद चिंग्यान को कुछ स्वादिष्ट मशरूम भी मिल गए। चिंग्यान, ये सच में नहीं खा सकते। यह जहरीला है, जानलेवा है। पहले हमारे कबीले के कुछ लोगों ने इसे खाया था और वे मौके पर ही मर गए थे। उसके बाद इसे तोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। सब लोग पागलों की तरह चिंग्यान को समझाने लगे। उसी समय उन्हें अपने हाथ में रखी शेपर्ड्स पर भी एक मुसीबत लगने लगी। उन्होंने चिंग्यान को वो सफेद मूली खाते हुए देखा था। ये शेपर्ड्स पर जहरीली है या नहीं, ये तो पता नहीं था। चिंग्यान ने सबके चिंतित चेहरे देखे। उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई और उसने धैर्य से उन्हें समझाया। वो भूरे रंग वाले मशरूम जहरीले नहीं हैं, उन्हें खा सकते हैं। वो जो चटकीले रंग के हैं वे जहरीले हैं, उन्हें नहीं खा सकते। उसने सबको विस्तार से सिखाया कि कौन से जहरीले हैं और कौन से नहीं। जब उसने देखा कि सब अभी भी झिझक रहे हैं
तो छिंग यान ने उनसे कहा कि वे रात में उसे खाने के बाद उसका असर देख सकते हैं। सबको थोड़ा अपराध बोध हुआ। उन्हें छिंग यान को अपनी जान जोखिम में डालकर खाना चखने नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे समझाया तो था। छिंग यान ने उनकी एक न सुनी, उनकी हिम्मत भी नहीं हुई, इसलिए सब बस लाचार होकर उसे और भी मशरूम खोदते हुए देखते रहे। रात के खाने के समय ये शिन और ये रोंग मशरूम और शेपर्ड्स पस पहले खाने के लिए झपट पड़े। वे सोच रहे थे कि अगर यह जहरीला हुआ तो उन्हें पहले पता चल जाएगा और छिंग यान को कुछ नहीं होगा। उन्हें ऐसा करते देख छिंग यान का दिल भर आया। माँ, बड़े भाई, छीना झपटी मत करो, मैंने इसे पहले ही चख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। विश्वास तो था, लेकिन वे छिंग यान की बहुत ज्यादा परवाह करते थे और डरते थे कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। जब उन्होंने कुछ घूंट पिए तो वे तुरंत ही उस स्वादिष्ट मशरूम सूप के दीवाने हो गए। पेट में जाते ही एक गर्माहट का एहसास हुआ। स्वादिष्ट है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। वे बात करने की परवाह किए बिना बस खाते ही जा रहे थे। अपनी माँ और बड़े भाई को पेट भरकर खुशी से खाते हुए देखकर छिंग यान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे एक परिवार के साथ होने का यह अपनापन भरा एहसास पसंद था। बीस्ट वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में खाने की कमी नहीं थी, बस लोगों में जानकारी का अभाव था। भविष्य में जब वो खुद खाना उगाना और कुछ मुर्गियां और बत्तखें पालना शुरू कर देगी तो ये स्थिति सुधर जाएगी। रात में जब खरगोश कबीले के सब लोग सो गए तो ये छिंग यान चुपके से उठी। वो खरगोश के रूप में बदलकर तेजी से दिन वाली जगह के जंगल में पहुंची और उन शाहबलूत के पेड़ों को ढूंढ लिया। उसने अपनी लकड़ी की विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें पकाया और फिर एक लंबे डंडे से पके हुए शाहबलूतों को नीचे गिराया। लेकिन ये तरीका थोड़ा धीमा था और ऊपर से अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद उसकी सारी ताकत भी खत्म हो गई थी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ही वो हांफने लगी। काश हवा का एक झोंका आता और इन सबको नीचे गिरा देता। छिंग यान ने धीरे से बड़बड़ाया और पेड़ पर मारना जारी रखा। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पेड़ पर लगे सारे शाहबलूत नीचे गिर गए। खास बात ये थी कि वे सब बिल्कुल सटीक तरीके से उससे बचकर गिरे थे। ये छिंग यान की आंखें चमक उठी। हो ही नहीं सकता, ये सच में सब नीचे गिर गए। उसने उत्साह से शाहबलूत उठाने शुरू कर दिए और उन्हें अपनी स्पेस में रखने लगी। लेकिन उठाते उठाते उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और फिर उसने थोड़ी ही दूर पर देखा। चांदनी में नहाया हुआ एक खूबसूरत आदमी। बस एक नजर देखने भर से ही किसी का भी दिल इतनी जोर से धड़क उठे कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये छिंग यान तो हैरान रह गई। उसे लगा कि उसे कोई वहम हो रहा है, पर जब उसने उस सुंदर और आकर्षक चेहरे को ध्यान से देखा तो वो यादें अचानक उसके जहन में ताज़ा हो गईं जिन्हें वो जानबूझकर भुलाना चाहती थी। ये तो उस रात वाला वुल्फकिंग यू नहीं है? हे भगवान, कहीं यह मुझसे बदला लेने तो नहीं आया है, या फिर मुझे फाड़ डालने? शायद थोड़ी दूर होने की वजह से ये छिंग यान उसकी आंखों का भाव ठीक से नहीं देख पा रही थी और नहीं यह समझ पा रही थी कि उसके मन में उसे मारने का इरादा है या नहीं। ये छिंग यान कुछ समझाना चाहती थी, पर उसने मुंह तो खोला लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। सहज प्रवृत्ति के कारण वो तुरंत अपने असली खरगोश के रूप में बदल गई और फुर्ती से भाग गई। ये छिंग यान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत तेजी से दौड़ी और पलक झपकते ही घर पहुंच गई। घर वापस आने के बाद उसने पक्का कर लिया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। जाकर उसने चैन की सांस ली। ये छिंग यान पत्थर के बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यू का क्या मतलब है। और दूसरी तरफ यू चुपचाप उस दिशा में देख रहा था जहां से छिंग यान गई थी। अभी जब छिंग यान अपने असली रूप में बदली थी, उसने अपने बच्चे के खून की महक को साफ महसूस किया था। वो पक्का कह सकता था कि ये छिंग यान के पेट में उसी का बच्चा है। जब यू को इसका एहसास हुआ तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। क्या नन्ही खरगोश को ये चीजें पसंद हैं? उसने जमीन पर पड़े शाहबलूतों को देखा। हवा का एक झोंका आया। दूसरे दिन सुबह छिंग यान अपनी माँ और बड़े भाई की आवाज से जाग गई। उसने सोचा कि वो ध्यान न दे और सोती रहे, लेकिन उसे एक जरूरी बात सुनाई दी। माँ, क्या ये कांटेदार फल आपने किसी से मंगवाए हैं? नहीं तो ये वो नहीं है जो तुम लोगों ने कल तोड़े थे? ये छिंग यान ने झट से अपनी आंखें खोली। वो तेजी से भागकर गुफा के मुंह पर गई। वहाँ सचमुच जमीन पर शाहबलूतों का एक ढेर लगा हुआ था और सबसे बड़ी बात, उन सब के छिलके उतरे हुए थे। अब उसे उन कांटों से निपटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं,
यह नहीं हो सकता। ये छिंगयान खुश होने के बजाय बल्कि चौकस होकर चारों ओर देखने लगी, यहाँ तक कि अपनी लकड़ी की विशेष शक्ति से महसूस करने की कोशिश भी की। लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे अचानक कल रात वाला यूयू याद आ गया। तुम ये कहाँ से लाए? कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कुछ उठाकर ले आई। इन्हें सर्दियों के खाने के लिए जमा करके रखा जा सकता है। आगे से तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो माँ से कहना। कभी भी जंगल में अकेले मत जाना। छिंगयान ने यूं ही हाँ कह दिया। वैसे भी वो बाहर जाने का इरादा नहीं रखती थी। क्या पता वो भेड़ियों का राजा यूयू अब भी वहाँ इंतजार कर रहा हो। वो एक उंगली से उसे मार सकता है। सुना है कि अब उसके पास 9वें स्तर की शक्ति है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगले कुछ दिनों तक वो यूयू से दोबारा मिलने से बचने के लिए घर में ही छिपी रही और बाहर नहीं निकली। सच तो ये है कि वो बहुत घबराई हुई थी। हालांकि दवा उसके पिछले जन्म वाली ने दी थी, लेकिन यूयू के साथ रिश्ता तो उसी का बना था। इन कुछ दिनों में माँ और बड़ा भाई हर दिन बहुत सारा खाना लेकर आते थे। छिंगयान भी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती थी। इससे उसे एक अजीब बात का भी पता चला। ऐसा लग रहा था कि उसकी भूख लगातार बढ़ रही थी। हालांकि वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन घर का ज्यादातर खाना उसी ने खा लिया था। असल में ये सारा खाना माँ को सर्दियों के लिए नमक लगाकर रखना था। नतीजा ये हुआ कि वो सब कुछ सफाचट कर गई। माँ और बड़े भाई ने गुस्सा होने के बजाय उसे बड़ी तसल्ली से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे कह रहे हों कि खाना पीना ही असली सुख है। छिंगयान ने थोड़ा सोचा, घर पर ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ खत्म कर देना भी ठीक नहीं है। और वैसे भी इन कुछ दिनों में कुछ भी अजीब नहीं हुआ है। शायद उस दिन यूयू से मिलना एक इत्तेफाक था। उसे भी अब बाहर घूमने जाना चाहिए। सर्दियों के लिए और खाना ढूंढना होगा। दूसरे ही दिन वो फल तोड़ने वाली टोली के साथ निकल पड़ी। पहले के मुकाबले इस बार सब लोग छिंगयान को ही अपना मुखिया मान रहे थे। वो जो कुछ भी खाने लायक बताती, वे बिना किसी झिझक के उसे तोड़ लेते थे। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे मशरूम और काले फंगस इकट्ठे किए। जब सब लोग काम में व्यस्त थे, छिंगयान इधर उधर घूमने लगी और घूमते घूमते उसे सच में एक अच्छी चीज मिल गई। ये तो शकरकंद था। छिंगयान की आंखें चमक उठी। शकरकंद से चीनी बनाई जा सकती है और शकरकंद का स्टार्च भी बनाया जा सकता है। छिंगयान अपने दिमाग में उन सभी पकवानों के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी शकरकंद खोदने लगी। उसने बहुत सारे शकरकंद अपनी जादुई जगह में भर लिए और फिर सबको वहां बुलाया। उसने मन में सोचा कि बाद में वो सबसे कहेगी कि बीज के लिए कुछ शकरकंद बचा ले, ताकि अगली बसंत में कबीले के पास एक खेत बनाकर उन्हें उगाया जा सके। लेकिन पहाड़ पर शकरकंद का ये बड़ा सा खेत कबीले के सभी लोगों के खाने के लिए काफी था। ये छिंगयान की आवाज सुनते ही सब लोग तेजी से उस ओर भागे। उस समय सबकी पीठ पर बंधी टोकरियों में काफी सारे काले फंगस भरे हुए थे। जब सबने शकरकंद देखा तो वे चौंक गए। छिंगयान, तुम बहुत कमाल की हो। क्या तुमने फिर से जमीन के नीचे खाना ढूंढ लिया? यह मूली जितना बड़ा है, लेकिन देखने में थोड़ा अलग लग रहा है। क्या इसे भी मूली की तरह कच्चा खा सकते हैं? सब लोग उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। छिंगयान को ये सब खोदते हुए देखकर ऐसा लगता है कि यह जरूर खाना ही होगा। अगर यह भी खाने लायक हुआ तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। इस समय सब लोग बहुत उत्साहित और रोमांचित थे। ये सब छिंगयान की वजह से ही था, जिसकी वजह से कबीले में सर्दियों के लिए काफी खाना जमा हो गया था। इन्हें शकरकंद कहते हैं। ये मूली से ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। वापस जाकर इन्हें भाप में पका सकते हैं या भून भी सकते हैं। ये सुनकर सब लोग खुदाई करने लगे और जल्द ही सारी टोकरियां भर गईं। इस बार इकट्ठा करने वाली टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। हालांकि उनकी पीठ पर भारी टोकरियां थीं, फिर भी हर कोई गाना गुनगुना रहा था और हल्के कदमों से चल रहा था। वापस जाते हुए सब लोग हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में बातें करने लगे। छिंगयान को पता चला कि बिल्ली कबीले के किसी प्रतिभाशाली योद्धा की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और पूरा बिल्ली कबीला उसके लिए भरपूर भोजन तैयार कर रहा है। इस वजह से खरगोश कबीले को शिकार के लिए बहुत कम जानवर मिल रहे थे। ये सुनकर छिंगयान हैरान रह गई। पूरा खरगोश कबीला ज्यादा खाना नहीं जुटा पा रहा था, पर उसकी माँ और मामा हर दिन ढेर सारे जंगली जानवर पकड़ लाते थे। वो न सिर्फ पूरे परिवार के खाने के लिए काफी होता था, बल्कि उसे सुखाकर रखने के लिए भी बच जाता था। माँ तो यहाँ तक कहती थी कि वे जंगली जानवर ऐसे लगते थे जैसे खुद ही चलकर दरवाजे पर आ गए हों। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है।
चिंगयान को उस सुबह की याद आई जब वो सोकर उठी तो आंगन में शाहबलूत पड़े थे। उसे जैसे ही कुछ एहसास हुआ, उसका पूरा शरीर कांप गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता है? वो मुझसे बदला न ले, वही बहुत है। वो मेरे परिवार की मदद तो कभी नहीं कर सकता। अचानक कानों में एक आवाज गूंजी। चिंगयान ने हाथ से इशारा किया और सब लोग तुरंत शांत हो गए। सब अपने असली खरगोश के रूप में आ गए और पास की गुफाओं में छिप गए। थोड़ी देर बाद बिल्ली कबीले के 2 नर योद्धा वहां से गुजरे। अभी अभी तो साफ कोई आवाज सुनाई दी थी। यहाँ आने पर कुछ भी क्यों नहीं है? हो सकता है हम देर से आए हों। उनकी किस्मत अच्छी थी कि बच गए। अगर कुछ खरगोश पकड़ लेते तो हमारा नाम हो जाता। कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे कबीले के योद्धा खरगोश कबीले के सरदार को घेर ही चुके हैं। तब तो पूरा खरगोश कबीला हमारे कब्जे में होगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सरदार इस समय बहुत खतरे में थे। उन्हें जल्दी वापस जाकर खबर देनी होगी। चिंगयान की आंखों में एक जुनून सा उतर आया। उसने तुरंत अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को जबरदस्ती सोखकर अपनी शक्ति बढ़ाई और पलक झपकते ही एक बिल्ली योद्धा के पीछे पहुंच गई। उसके हाथ में हड्डी के बने चाकू ने पल भर में उसका काम तमाम कर दिया। मरने वाले बिल्ली योद्धा की आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं कि वो ऐसे ही मारा गया। दूसरा बिल्ली योद्धा सदमे से उबरा। वो चिंगयान को मारने के लिए उस पर झपटा। अभी अभी जबरदस्ती अपनी शक्ति बढ़ाने की वजह से चिंगयान की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं कर सकती थी। जो लोग उसे जानते थे वे सब जानते थे कि वो अपनों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। अगर किसी ने उसके परिवार वालों को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसकी मौत पक्की थी। तभी ये रोंग और बाकी लोग भी मदद के लिए बाहर आ गए, लेकिन ताकत का फासला बहुत ज्यादा था। इतने सारे लोगों के मिलकर हमला करने पर भी वे बस उस बिल्ली योद्धा को कुछ देर के लिए ही रोक पा रहे थे। बिल्ली योद्धा के उलझे होने की वजह से वो चिंगयान को मार नहीं पा रहा था। इससे उसे सांस लेने का मौका मिल गया। अपने साथियों को उसे बचाने के लिए एक एक करके बुरी तरह जख्मी होकर गिरते हुए देखकर चिंगयान ने दांत भींचे, अपनी पूरी ताकत फिर से जुटाई और सही मौका देखकर एक ही वार में उसे घायल कर दिया। चौथा स्तर का शक्तिशाली बिल्ली योद्धा धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। सब लोग हैरान होकर चिंगयान को देखने लगे। उन्हें जो कुछ भी हुआ था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। एक मादा खरगोश ने 2 शक्तिशाली चौथे स्तर के बिल्ली योद्धाओं को मार डाला था। चिंगयान लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और शरीर की तकलीफ को सहते हुए एक बड़े पेड़ का सहारा ले लिया। पता नहीं क्यों उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा था, जैसे अंदर कोई चीज लाते मार रही हो। हालत बहुत नाजुक थी। चिंगयान ने सबसे वापस जाकर मदद लाने को कहा। वो तुरंत अपने असली रूप में बदलकर दूसरी दिशा में भाग गई। माँ रोज मामा के साथ शिकार करती हैं। इस वक्त उन्हें भी बिल्ली कबीले ने घेर लिया होगा। चिंगयान की रफ्तार बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वो नजरों से ओझल हो गई। सब लोग उसे रोकना भी चाहते तो बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें उसकी बात मानकर कबीले को खबर देने के लिए वापस जाना पड़ा। चिंगयान तरंगों को महसूस करके आगे बढ़ रही थी। जल्द ही वो अपनी माँ और मामा के पास पहुँच गई। उस समय वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उन्हें बिल्ली कबीले के 6 योद्धाओं ने घेर रखा था। ऐसा लग रहा था कि माँ अब और नहीं टिक पाएंगी। चिंगयान ने और कुछ नहीं सोचा और अपनी माँ को बचाने के लिए सीधे उस घेरे में कूद पड़ी। उसकी अनोखी शक्ति ने तेजी से पूरे घेरे को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन इससे उसके शरीर पर बहुत ज्यादा जोर पड़ा। अचानक उसके मुंह से कई बार खून निकला। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। उसी समय जिस पल चिंगयान के पेट में तेज दर्द हुआ और उसने खून की उल्टी की, उसी पल ध्यान में बैठे वुल्फ किंग यू ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वो हवा में उठ गया। वो जहाँ से भी गुजरता वहाँ सब कुछ बर्फ से ढक जाता। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? उसने खून के बंधन की तरंगों में बदलाव महसूस कर लिया था। उसे ये भी महसूस हो गया था कि वो खतरे में है। यू को अपना ध्यान तोड़कर बाहर आना पड़ा। भले ही अभी बाहर आने से उसकी साधना पर बहुत बुरा असर पड़ता, फिर भी उसे ये करना ही था। वो हवा के झोंके की तरह बस कुछ ही पलों में चिंगयान के सामने आ गया। उसने धीरे से चिंगयान के लड़खड़ाते शरीर को थाम लिया। साथ ही उसने अपनी आस्तीन हवा में घुमाई। वे 6 बिल्ली योद्धा पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गए और खून की उल्टियां करते हुए एक एक करके जमीन पर गिर पड़े।
अपने सामने अचानक प्रकट हुए चांदी जैसे बालों वाले आदमी को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यह वुल्फ किंग यूयू था। वे डर के मारे कांपने लगे। वे घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांग पाते इससे पहले ही हवा का एक झोंका आया और उनके शरीर आटे की तरह बिखर कर फट गए। मामा येशान ने तो सोच लिया था कि आज वो यहीं मारा जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कहानी ऐसे पलट जाएगी। सामने खड़े वुल्फ किंग यूयू को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हाथ पैर कहाँ रखे। माँ येशिन भी हैरान रह गई। उसकी बेटी वुल्फ किंग की बाहों में थी, पर उसमें न तो हिलने की हिम्मत थी और न ही कुछ पूछने की। वुल्फ किंग का आभामंडल बहुत शक्तिशाली था, जिससे वे डर से कांप रहे थे। ये चिंगयान का सिर चकरा रहा था और पेट में दर्द हो रहा था, जब तक कि वो एक ठंडी सी बाहों में नहीं गिर गई, जहां उसे एक जानी पहचानी भीनी भीनी खुशबू आई। एक पल के लिए वो चौंक गई। इससे पहले कि वो होश में आती, एक गर्म और चमत्कारी शक्ति उसके शरीर में समा गई। उसके दर्द से भरे शरीर को बहुत आराम महसूस हुआ। चिंगयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वुल्फ किंग यूयू, वो डर के मारे कांप उठी। यूयू ने उसे हिले डुले बिना रहने का इशारा किया। वो लगातार अपनी शक्ति चिंगयान के शरीर में डालता रहा ताकि उसका शरीर ठीक हो सके। साथ ही उसने गर्भ में पल रहे बच्चे की बेचैनी को भी शांत किया। चिंगयान बिना हिले डुले यूयू को देखती रही। सच कहूँ तो उसे इतने करीब से देखने पर वो ऐसा लग रहा था मानो 9वें स्वर्ग से कोई देवता धरती पर उतर आया हो, किसी कविता या तस्वीर की तरह सुंदर। लेकिन फिर उसे उस रात जो हुआ था वो सब याद आ गया। वो शर्म से इतनी लाल हो गई कि उसका मन किया कि जमीन में गिर जाए। जब यूयू ने देखा कि वो अब बेहतर महसूस कर रही है, तो उसने मजाक में कहा, नन्ही खरगोश, इस बार भाग नहीं रही। अभी के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप ना होते तो मैं, मेरी माँ और मेरे मामा, हम सब मारे जाते। तुम मेरी संतान को जन्म देने वाली हो। तुम्हारी रक्षा करना और तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। आपने कहा कि मैं आपकी संतान को जन्म देने वाली हूँ। क्या उस रात बस एक बार से ही मैं गर्भवती हो गई? पहले भी मुझे पेट में कुछ अजीब लगता था, पर मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। अब सोचने पर लगता है कि संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। उस रात सपने में देखा वो सफेद भेड़िया का बच्चा इसका सबसे बड़ा सबूत है। तभी तो जब भी मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती थी, मेरे पेट में दर्द होता था। चिंगयान अचानक खुशी से हैरान हो गई। वो अपने पेट को देखते हुए थोड़ी उत्साहित और खुश महसूस कर रही थी। यूयू लगातार उसके हाव भाव देख रहा था और तुरंत समझ गया कि उसे भी यह संतान पसंद है। उसने प्यार से उसके बालों को सहलाया, अपने वारिस को जन्म देने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। अब से वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। जब चिंगयान को भेड़िया राजा यूयू कबीले में वापस ले आया, ये खबर पूरे खरगोश कबीले में तेजी से फैल गई। और तो और भेड़िया राजा ने कबीले पर चुपके से हमला करने वाले बिल्ली जानवरों से भी निपटने में मदद की। अब भेड़िया राजा उनके कबीले में था तो सब डर से कांप रहे थे और थोड़े हैरान भी थे। बहुत से खरगोश जानवर येशान के पास हालात का पता लगाने गए। सब लोग चिंता मत करो, वैसे भी अब से हमारा कबीला बहुत सुरक्षित रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। मजाक है क्या? सिर्फ इस बात से कि चिंगयान भेड़िया राजा के बच्चे की माँ बनने वाली है, किसी भी जानवर की खरगोश कबीले को छूने की हिम्मत नहीं होगी। गुफा के अंदर चिंगयान पत्थर के बिस्तर पर बैठी थी। बिस्तर के पास बैठे यूयू को देखकर उसे लगा कि उसकी यह गुफा बहुत ही ज्यादा साधारण है। उसकी शाही शान शौकत ऐसी जगह के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसे यहाँ रखना ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। शरीर में और कहीं कोई तकलीफ है? नहीं, अब बहुत बेहतर हूँ। वो महसूस कर सकती थी कि यूयू की दी हुई जादुई गोली खाने के बाद उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। कोई बुरे असर का दर्द भी नहीं था, बस थोड़ी कमजोरी थी। बेशक यह उसके आसपास के पौधों की शक्ति को जबरदस्ती सोखने का बुरा असर था। आमतौर पर तो वो बेहोश हो जाती और गहरी नींद में सो जाती। इस समय सिर्फ कमजोरी महसूस होना ही बहुत अच्छा था। और तो और उसने उसे बहुत सारी शक्ति भी दी थी, ऐसी शक्ति जो जानवरों के लिए बहुत कीमती होती है। पर उसने बड़ी आसानी से वो शक्ति उसके शरीर में डाल दी। वो बाहर से तो बहुत ठंडा दिखता था, पर असल में बहुत नर्म दिल था, खासकर जब उसकी आंखों में चिंता का भाव था। चिंगयान को यूयू के मन की बात समझ नहीं आ रही थी और वो बात करने के लिए कोई टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उस रात मैंने असल में वो जानबूझकर नहीं किया था। ये कहने के बाद चिंगयान को लगा काश वो अपनी जबान ही काट लेती।
ऐसी बात पर कौन यकीन करेगा? वो कामोत्तेजक फूल तो जाहिर तौर पर उसी ने इस्तेमाल किया था। हालांकि यह उसके पिछले शरीर ने किया था, पर वो ठीक उसी वक्त इस शरीर में आ गई थी, तो इसका मतलब वो उसी ने किया था। मैं भागी नहीं। ये कहते हुए किंग यान का दिल घबरा रहा था। यूयू ध्यान से उसके चेहरे के भाव देख रहा था। मुझसे डरती हो? यूयू के घूरने से किंग यान का दिल थोड़ा घबराने लगा। तुम भेड़िया राजा हो, मैं तो बस एक छोटे दर्जे की खरगोश हूँ। लेकिन उस कामोत्तेजक फूल की वजह से तुम्हारे साथ जो हुआ, मुझे लगा कि तुम नाराज होगे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आऊंगी। क्या हम इस मामले को यहीं खत्म कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं क्या? मुझे रिझाने के बाद भाग जाओगी, इस्तेमाल करके फेंक दोगी, या फिर बच्चे को लेकर भागने का इरादा है? ये किंग यान, क्या तुम इस राजा को कोई चीज समझती हो? जानवरों की दुनिया के नियम के अनुसार अगर कोई मादा किसी नर के साथ सोती है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। हर्जाना देना चाहती हो? ठीक है, मुझे तुम चाहिए और तुम्हारे पेट में पल रहा इस राजा का बच्चा भी। अगर बिल्ली कबीले ने तुम्हें छेड़ने की हिम्मत की तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। उसने अपनी बाहों में उस छोटी जानवर को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज बहुत लुभावनी थी। आज से मैं स्नो वुल्फ किंग तुम्हारा जानवर पति हूँ। उसे उसकी हर चीज चाहिए थी। ये दबंग बातें सुनकर किंग यान का पूरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भेड़िया राजा यूयू उसका जानवर पति बनना चाहता है? ये तो ऐसी बात थी जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तो फिर तुम किसी और मादा के साथ नहीं रहोगे? ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। उस दिन के शाहबलूत तुमने भेजे थे और माँ और मामा के लिए शिकार का इंतजाम भी तुमने ही किया था। तुम्हें पसंद है तो मैं और ले आऊंगा। वो आदमी उसे भेड़िया कबीले में वापस ले जाना चाहता था। हालांकि चिंग यान भी जाना चाहती थी, पर अभी गई तो पक्का कुछ मादा जानवर उससे जलकर मर जाएंगी। यूयू ने उस पर कोई जोर नहीं डाला। तुम्हें ये जगह पसंद है तो हम यहीं रहेंगे। तुम भेड़िया कबीले में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें भेड़िया कबीले में ले जाऊंगा। यूयू खरगोश कबीले में कुछ दिनों के लिए रुका, फिर काम निपटाने के लिए भेड़िया कबीले में वापस चला गया। यूयू के जाने के बाद वो भी खाली नहीं बैठी। वो खाना ढूंढने के लिए पहाड़ पर जाने की तैयारी करने लगी। उसका बच्चा भेड़िया कबीले का राजकुमार है। भविष्य में शायद उसे भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, इसलिए चिंग यान को लगा कि उसे अभी कुछ करना चाहिए। सर्दियों के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा खाना ढूंढना चाहिए। खरगोश कबीले को बचाने से वो यूयू की भी मदद कर सकती थी। जब माँ को पता चला कि चिंग यान बाहर जा रही है तो चिंता होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर पक्का इरादा देखा और वो अपने बड़े भाई के पास चली गई। ये शान ने तुरंत अपने बड़े बेटे को चिंग यान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए वो बीच बीच में फूलों, घास और पेड़ों को छूकर थोड़ी लकड़ी की खास शक्ति सोख लेती थी। साथ ही वो ये भी देख रही थी कि कोई नया खाना मिलता है या नहीं। कुछ ही देर में उसे जंगली सोयाबीन का एक खेत मिल गया। चिंग यान बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। उसके दिमाग में टोफू, सोया मिल्क और टोफू पुडिंग जैसे खाने की तस्वीरें घूमने लगी। टोफू सूप, फ्राइड टोफू, टोफू के साथ मछली और भी बहुत कुछ। उसके मुंह में तो पानी ही आ गया। उसने जल्दी से अपने चचेरे भाई को सोयाबीन तोड़ने के लिए बुलाया। ये शुओ को पता था कि यह भी खाना है और वो बहुत खुश हुआ। इतना बड़ा सोयाबीन का खेत, साथ में शकरकंद और मशरूम वगैरह भी हैं। इस बार बाजार में बहुत सारी चीजें बदली जा सकेंगी। इन सब चीजों के बदले हम बाजार से नमक और दवाइयाँ ले सकते हैं। खरगोश कबीले में सामान की बहुत कमी है। इन सब चीजों के बदले हम बाजार से नमक और दवाइयाँ ले सकते हैं। चाहे वो नमक हो या साधना के लिए दवाइयाँ, इन सब चीजों के बदले हम बाजार से नमक और दवाइयाँ ले सकते हैं। चाहे वो नमक हो या साधना के लिए दवाइयाँ, ये सब बाजार से ही बदलना पड़ता है। पहले वे सिर्फ जानवरों का मांस और खाल ही बदल पाते थे, जिसकी वजह से खाने की कमी हो जाती थी। अब चिंग यान के ढूंढे हुए तरह तरह के खाने से खरगोश कबीला मुश्किल से गुजारा कर पा रहा है। जब तक वे कबीले में वापस लौटे तब तक अंधेरा हो चुका था। मामा के घर पहुंचते ही उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी।
मुखिया, प्लीज मेरी दादी को बचा लो। वो गिर गई और फिर बेहोश हो गई। ये शुओ, जल्दी जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। चिंगयान ने सोचा कि उसकी लकड़ी वाली खास शक्ति चोटों के लिए मददगार होगी, इसलिए वो भी देखने के लिए साथ चली गई। छोटी सी गुफा में पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर एक बेहोश बूढ़ी औरत लेटी हुई है। वो बुजुर्ग औरत बहुत ही दुबली पतली, सिर्फ हड्डियों का ढांचा थी। पहली नजर में ही कुपोषण की शिकार लग रही थी। फिर उसने अपने पास रो रही गैसा को देखा। सुना है कि वो 12 साल का हो गया है, लेकिन बहुत दुबला और छोटा है। वो देखने में सिर्फ 8-9 साल का लगता है। फिर उसने खाली गुफा को देखा। आंगन में भी लगभग कुछ नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि कबीले की गंभीर हालत उसकी सोच से भी ज्यादा खराब है। कबीले में खरगोश मानव ज्यादा हैं, लेकिन शिकार करने में माहिर लोग असल में बहुत कम हैं। चिंगयान ने चुपके से उस बुजुर्ग औरत को अपनी थोड़ी लकड़ी की शक्ति दी ताकि यह पक्का हो जाए कि उनका शरीर ठीक है। तभी गुफा के बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, वैद्य जी आ गए। उसके बाद गोरी त्वचा वाला एक आदमी अंदर आया, जिसकी आंख के कोने पर एक तिल था। उसकी वो नशीली आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें कुदरती तौर पर प्यार भरा हो, जिसे देखकर चिंगयान का दिल जोर से धड़क उठा। उसके आते ही कमरे में मौजूद सभी लोग उसे ही देखने लगे। वैद्य जी, प्लीज मेरी दादी को बचा लीजिए। वो से आगे बढ़कर बिस्तर के पास बैठ गया और गैसा की दादी की नब्ज जांचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की भी उसके इलाज में खलल डालने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद वूजे ने एक्यूपंक्चर के लिए चांदी की सुइयां निकाली। उसकी उंगलियां बहुत तेजी से चल रही थीं। चांदी की सुइयों में जैसे कोई शक्ति थी और चिंगयान अनजाने में ही उस वैद्य के हाथों को देखने लगी। उसके हाथ जैड की तरह लंबे और पतले थे, जोड़ साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी लड़की की कॉमिक्स के हीरो का हाथ हो। कुछ देर बाद वूजे ने सुइयां हटाते हुए कहा, उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्हें अपने शरीर को अच्छी तरह से पोषण देने की जरूरत है। जैसा चिंगयान ने सोचा था, ये सब लंबे समय से कुपोषण के कारण हुआ था। लेकिन कबीले में दादी लिन जैसे बहुत से जानवर मानव थे। कबीला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो इस स्थिति को पूरी तरह से हल नहीं कर सकता था। शिकार से मिले थोड़े से सामान से कबीले के सभी लोगों का पेट भरना काफी नहीं था। उसे कबीले के लिए कुछ और नए तरह का खाना खोजना ही होगा। वूजे उठकर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसने धीरे से सिर घुमाकर चिंगयान को देखा। उस एक नजर ने चिंगयान को ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो, खासकर जब उसकी नजर उसके पेट पर पड़ी। मिस ये, आप गर्भवती हैं। इन दिनों ज्यादा आराम करें। चिंगयान असहज होकर उसकी उस भेदती हुई नजरों से बचना चाहती थी। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया वैद्य जी। मिस ये, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ सकती हैं। ये कहते हुए उसने अपना तेल कागज का छाता खोला और फिर से बारिश में चला गया। उसके जाने के बाद उस महिला ने पता नहीं क्यों राहत की सांस ली। वापस जाने के बाद उसने घास फूस से एक छोटा सा घोंसला बनाया और अंडे को सेने की कोशिश करने के लिए उसमें रख दिया। क्या इस तरह से सच में चूजा निकलेगा? अगर वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा और हम आंगन में मुर्गियां पाल सके और अंडे खा सके, तो कबीले में और भी लोग बच पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। ये तो बस कुछ घास के बीज हैं, ऐसा लगता नहीं कि इन्हें खाया जा सकता है। माँ, आपको कल पता चल जाएगा। अगले दिन चिंगयान ने अपने चचेरे भाई को पत्थर की चक्की बनाने में मदद के लिए बुलाया। जल्द ही 2 पत्थर की चक्कियां तैयार हो गई। सोयाबीन सुबह ही भिगो दिए गए थे, तो अब उन्हें सीधे पीसा जा सकता था। उसने थोड़े से बीन्स अंदर डाले और सोयाबीन पीसने के लिए पत्थर की चक्की घुमाना शुरू कर दिया। जहाँ से सोयाबीन का रस निकल रहा था, वहाँ नीचे एक साफ लकड़ी की बाल्टी रख दी गई थी। थोड़ी ही देर में सोयाबीन की खुशबू फैलने लगी। इस खुशबू को सूंघकर चिंगयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खाने की असली महक कितनी अच्छी होती है। ये शुओ और ये रोंग तो हैरान ही रह गए। दोनों बस हैरानी से देखते रहे। काफी देर बाद वे सदमे से बाहर आए तो बहन इस तरह से खाना बनाने की बात कर रही थी। ये शुओ ने पहले कितना भी सोचा, वो कल्पना नहीं कर सका कि सोयाबीन खाना कैसे बन सकता है। तो इस तरह से ये खाना बनता है। जब चिंगयान ने सोया मिल्क उबाल लिया, दोनों ने एक घूंट पिया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बहुत स्वादिष्ट है और बहुत अच्छी खुशबू है। इसके बाद
छिंगयान ने कुछ अंडे के चीले बनाए। कुछ अपने पास रखने के बाद उसने लकड़ी की एक ट्रे में कुछ चीले रखे और दादी लिन से मिलने चली गई। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वू जे भी दादी लिन के घर पर था। उस पल छिंगयान को वापस मुड़कर जाने का मन हुआ। टोकरी पकड़े उसकी उंगलियां अकड़ गईं। मिस ये आ गई। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, जिससे उसकी भावनाओं का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। जब वू जे ने उसे देख ही लिया था तो वो ऐसा दिखावा नहीं कर सकती थी कि वो वहाँ आए ही नहीं। अरे वैद्य जी, आप हैं, माफ कीजिएगा। मिस ये, आप आराम से रहें, इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। गेसी को उनके बीच के तनाव का अंदाजा नहीं था। उसने सिर उठाकर तारीफ भरी नजरों से छिंगयान को देखा। ये दीदी, आप जल्दी अंदर आइए। ये दीदी का शुक्रिया। उसने कबीले के बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत सारी मूली और मशरूम खोदे हैं। अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। छिंगयान ने गेसी से एक कटोरा लाने को कहा। मॉडल। फिर उसने बांस के बर्तन से सोया मिल्क निकाला, जिसकी खुशबू तुरंत ही फैल गई। और ये अंडे और सोया के गूदे से बना केक है, तुम और तुम्हारी नानी खा लेना। गस को इतना दुबला पतला और छोटा देखकर किंगयान को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन कबीले की यही हकीकत थी। जब किंगयान गस से बात कर रही थी, उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वो महसूस कर सकती थी कि वो वू जे है। वू जे ने किंगयान को देखा। उसके नाजुक और खूबसूरत चेहरे पर एक भावना उभरी। बहुत कम मादा जानवर छोटे जानवरों के प्रति इतना सब रखती हैं। उसके अंदर दिल से निकलने वाली कोमलता थी। जानवरों में कोमलता। वू जे को इस पर यकीन नहीं हुआ। गस अपने हाथ में मौजूद खाने को देख रहा था। वो उसमें से कुछ वू जे को देना चाहता था। उसकी दादी की मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन उसने झिझकते हुए उस औरत की तरफ देखा। आखिर यह खाना वही तो लाई थी। किंगयान जल्दी जाना चाहती थी। वू जे के यहाँ होने से उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन वो बच्चे का मासूम दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। इसलिए उसने हिम्मत करके वू जे को एक कटोरा दिया। वू जे ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। अनजाने में उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। किंगयान को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने अपनी उंगलियां छत से पीछे खींच लीं। शुक्र है कि वू जे ने कटोरा पकड़ लिया था। जब वो सोया मिल्क पी रहा था तो उसकी हर हरकत बहुत धीमी और सलीकेदार थी, बहुत ही शालीन। इससे किंगयान को उसके अतीत के बारे में और भी ज्यादा उत्सुकता होने लगी। ऐसा इंसान खरगोशों के निचले दर्जे के कबीले में एक हकीम बनने कैसे आ गया? सोया मिल्क पीकर वू जे के हाव भाव में एक हरकत हुई। मिस ये का बनाया हुआ सोया मिल्क बहुत अच्छा है। अगर कबीले के जानवर ऐसा सोया मिल्क ज्यादा पिए तो ये उनके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। सोया मिल्क वाकई शरीर के लिए फायदेमंद है और ये बहुत पौष्टिक भी है। मिस ये गर्भवती हैं। आपको ज्यादा खाने की जरूरत होगी, लेकिन मिस ये आपको सावधान भी रहना होगा। इस बात से सावधान? उसने सिर उठाकर उसे देखा, उसकी नजरों का सामना करते हुए। मिस ये शायद स्नो वुल्फ किंग के बारे में नहीं जानती। पूरी जानवरों की दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जिनमें इतनी प्रजनन क्षमता है, जो वुल्फ किंग के बच्चे को जन्म दे सकती हैं, और वह भी एक शुद्ध नस्ल का स्नो वुल्फ। और उसकी प्रतिभा असाधारण होगी। ज्यादातर मौकों पर टेस्टिंग स्टोन बहुत काम का होता है, लेकिन अगर किसी में दिव्य गर्भधारण की क्षमता हो तो टेस्टिंग स्टोन उसका पता नहीं लगा सकता। मिस ये, आप बताइए, अगर किसी को ये सब पता चल जाए तो वो क्या करेगा? वुल्फ किंग के भी दुश्मन होते हैं। जब तक किंगयान होश में आती, वू जे वहां से गायब हो चुका था। तो क्या उसके पेट में पल रहा बच्चा एक छोटा स्नो वुल्फ है? उसने तो सोचा था कि वो एक खरगोश भेड़िया होगा। सपने में देखे हुए छोटे स्नो वुल्फ के बारे में सोचकर, जो इतना नर्म और प्यारा था, किंगयान का दिल पिघल गया। चाहे जो भी हो, उसे अपने बच्चे की रक्षा के लिए और मजबूत बनना होगा। उसे अपनी अलौकिक शक्तियों को तेजी से बढ़ाना होगा। लेकिन वू जे ने उसे ये सब क्यों बताया और उसे क्यों आगाह किया? क्या वो इतना दयालु है? किंगयान को इस पर शक था। गस को अलविदा कहकर घर लौटने के बाद उसने कल मिले भांग के रेशे निकाले। इनका इस्तेमाल भांग का धागा बनाने और फिर उससे भांग का कपड़ा बनाने के लिए किया जा सकता है। खरगोश कबीला एक निचले दर्जे का कबीला है, इसलिए सभी जानवर जानवरों की खाल के कपड़े पहनते हैं, जबकि बीच के शाही शहर में सभी रेशमी और कीमती कपड़े पहनते हैं। निचले कबीले के जानवर उन्हें खरीद ही नहीं सकते।
खासकर तब जब उनके खरगोश कबीले ने अभी तक खाने पीने की समस्या भी नहीं सुलझाई है, तो वे ऐसे कपड़ों के लिए खाना कैसे दे सकते हैं। लेकिन किंग यान सभी को भांग के बोरे और भांग के कपड़े बनाना सिखा सकते हैं, ताकि कबीला धीरे धीरे विकसित हो सके और उन्हें बाजार में ले जाकर जरूरी चीजों के बदले में दिया जा सकता है। अगले कुछ दिनों तक चिंग यान अपने कबीले वालों के साथ सोयाबीन तोड़ रही थी, शकरकंद खोद रही थी और टाट बनाने के लिए सन इकट्ठा कर रही थी। जब सब लोग काम में व्यस्त थे, उसी दिन दोपहर में यू एक बार फिर खरगोश कबीले में आया। ये चिंग यान को देखते ही उसकी आंखों में दबी हसरत अब और नहीं छिप सकी। वो दौड़कर गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सावधानी से उसके पेट को बचाते हुए वो उसे और कसकर गले लगाने लगा। ये चिंग यान की मीठी खुशबू सूंघते ही उसका सूना दिल एक पल में भर गया। मेरी याद आए, ये चिंग यान उसकी छाती पर लेटी हुई जानी पहचानी ठंडी महक सूंघ रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे सच में इस शख्स की याद आ रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ आए। उसके हाँ आए कहने से यू का दिल कांप उठा। उसका मन किया कि वो उसे अपने अंदर ही संभाले। ये चिंग यान को अचानक उसके शरीर से खून की गंध आई। तुम्हें चोट लगी है? यू ने प्यार से उसके बाल संवारे। नहीं, ये किसी और का खून है। तो पता चला कि इतने दिन वो बिल्ली कबीले के मामले सुलझाने के लिए गायब था। अब बिल्ली कबीले का खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब कोई खरगोश कबीले पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये चिंग यान ने सिर उठाकर उसके आत्म संयमी, शाही और नियंत्रित अंदाज को देखा। यू तुम कुछ भी न करो, तब भी बहुत सी मादा पशु तुम्हारी दीवानी हो जाएंगी, है ना? तुम कहते हो कि तुम मेरे साथी बन गए हो। अगर सारी मादा पशु एक एक करके मुझसे जलने लगी तो मैं क्या करूंगी? तुम मेरे साथ स्नो वुल्फ कबीले में वापस चलो। हम एक बंधन समारोह करेंगे, पूजा करेंगे और पूरी दुनिया को इसकी घोषणा कर देंगे। जिस किसी ने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, वो स्नो वुल्फ कबीले का दुश्मन होगा और ये दुश्मनी मौत तक चलेगी। ये चिंग यान ये बातें सुनकर दंग रह गई। असल में तो वो बस मजाक में यू से पूछना चाहती थी। नहीं, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। वो इतना दिखावा नहीं करना चाहती थी। इसके बाद तो उसे अपनी आजादी खोकर स्नो वुल्फ कबीले पर निर्भर होकर जीना पड़ता। और वैसे भी सामने के वार से बचना आसान है, लेकिन छिपे हुए वार से बचना मुश्किल। सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना। लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया चिंग यान, मुझे शुक्रिया नहीं चाहिए। तो शुक्रिया के तौर पर ये कैसा रहेगा? चिंग यान, ये काफी नहीं है। हम गुफा में वापस चले, ठीक है? चिंग यान जानती थी कि एक बार गुफा में घुसने के बाद क्या होगा। पहले रात का खाना खा लेते हैं, फिर बात करेंगे। रात के खाने में उसने कई ऐसे लजीज पकवान बनाए थे जो यू ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसे एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। चिंग यान को भी एहसास हुआ कि इस दुनिया में खाने की चीजों की बहुत कमी थी। यहाँ तक कि जो खाना उसने पिछले कुछ दिनों में ढूंढा था, वह भी उसके पिछले जन्म ने कभी नहीं देखा था। सेंट्रल रीजन के शाही शहर की सबसे अमीर जगहों पर भी ये सब नहीं था। वो हर तरह के लजीज पकवान इस दुनिया में लाना चाहती थी। नॉर्थ रीजन में सबसे ज्यादा संसाधन है, ये चिंग यान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। मैं ऐसे कई लजीज पकवान भी बना सकती हूँ जो सेंट्रल रीजन के शाही शहर में भी नहीं हैं। वो पशु मानव हमारे नॉर्थ रीजन को बंजर कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। हम नॉर्थ रीजन को सबसे खुशहाल और हलचल वाली जगह बना देंगे ताकि वे हमसे जले। नॉर्थ रीजन पशु मानवों के बीच सबसे निचली पायदान पर है, लेकिन यू की जबरदस्त ताकत की वजह से कोई भी आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करता। ये चिंग यान ने यू की तरफ देखा। उसे लगा कि उसके चारों ओर एक दिव्य और सुंदर चमक है। मैं तुम्हारे लिए तरह तरह के लजीज पकवान बनाऊंगी। वो लजीज खाना बनाने में माहिर थी और उसे नई नई रेसिपी पर काम करना भी पसंद था। यू उसकी खिलखिलाती मुस्कान को देखकर दिल में एक गर्माहट महसूस कर रहा था। ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे करने दो। मुझे यह मेहनत का काम नहीं लगता। खाना बनाना मुझे बहुत खुशी देता है। तुम मेरे साथी हो, मैं भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं नॉर्थ रीजन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम इतने अच्छे हो, मेरा भी मन करता है कि तुम्हें कहीं छिपा लूं।
छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हूँ। तभी गुफा के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। ये छिंग्यान ने जल्दी से अपने हाव भाव ठीक किए। बड़े भाई और माँ वापस आ गए थे। वे खाना भी लाए थे। यूयू ने माँ और बड़े भाई को पुकारा। दोनों हैरान रह गए। गांव के पशु मानव भी ये छिंग्यान को धन्यवाद देने आए। वे खाना लेकर आए थे। हिम भेड़िया राजा को देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वे सामान रखकर ही भाग गए। कबीले के लोग आपस में ये छिंग्यान की काबिलियत की तारीफ कर रहे थे कि उसने हिम भेड़िया राजा को अपना पशुपति बना लिया। रात गहरी हो गई थी। ये छिंग्यान लकड़ी के टब में नहा रही थी कि अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। यूयू पानी लिए हुए उसकी तरफ आया। मैं खुद नहा सकती हूँ। पिछली बार गुफा में तुम्हारी हिम्मत तो अब से कहीं ज्यादा थी। गर्म सांसें उसके कान के पीछे महसूस हुई। ये छिंग्यान का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उस दिन उसने सोचा था कि वो कोई कामुक सपना था। उसकी गर्दन से लिपटना और न छोड़ना, उसे अब सब कुछ याद आ गया था। पिछली बार न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। यह आदमी बहुत ही दबंग था। मेरा ये छोटा सा शरीर सच में उसे झेल नहीं सकता। लेकिन पशु मानवों की दुनिया के नियम बहुत खास थे। पशुपति जितना शक्तिशाली होता, मादा को उतना ही फायदा होता। और वो तो 9वें स्तर का हिम भेड़िया राजा था। वो अचानक करीब आया। उसकी उंगलियां उसके होठों को सहलाने लगी। तब तो तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की थी, अब डर गई? सुबह तक की इस उथल पुथल के बाद वो अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। उसे हैरानी हुई कि उसकी विशेष शक्ति बढ़ गई है। उसकी दुनिया में अचानक से 1 एकड़ जमीन और आ गई थी और वो इसका मजा ले रही थी। उसने सिर उठाया तो वूजे को देखा। वूजे ने उसे देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस लड़की का चेहरा तो वासना की चमक से दमक रहा था। उसकी नजर ये छिंग्यान पर पड़ी। उसकी आंखों में एक गहरी हलचल थी। उसमें एक खतरनाक और लुभावना सा आकर्षण था। यह महसूस होते ही ये छिंग्यान के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा कि वूजे अजीब, रहस्यमयी और अनजान है और वो अब तक मिले सभी पशु मानवों से बिल्कुल अलग था। तभी यूयू भी गुफा से बाहर निकला। वूजे को देखकर वो चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि खरगोश कबीले का ओझा इतना खूबसूरत आदमी होगा, जिसके शरीर से स्वाभाविक रूप से शाही अंदाज झलकता था। वूजे के चारों ओर एक हल्की सी आभा थी, जिसने उसे एक पौराणिक जाति की याद दिला दी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। वूजे की ताकत अथाह थी। शायद वो 9वें स्तर को भी पार कर चुका था और पौराणिक दिव्य अवस्था में पहुंच चुका था। मैं देख सकता हूँ कि ओझा जी खरगोश कबीले के नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूँ, ओझा जी, आप खरगोश कबीले में किस वजह से आए? स्वाभाविक है, क्योंकि खरगोश कबीले के पिछले ओझा जी ने मेरी जान बचाई थी। मुझ पर उनका एहसान है। मैंने भी उस एहसान को चुकाने के लिए खरगोश कबीले का ओझा बनने का वादा किया है। मैं खरगोश कबीले को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगा, खासकर हिम भेड़िया राजा की स्वामिनी मिस ये को। यूयू जानता था कि वूजे झूठ नहीं बोल रहा है। वूजे के शाही अंदाज ने उसे ये समझा दिया था। वो झूठ बोलने वालों में से नहीं था। इसलिए उसने इलाज की फीस के तौर पर उच्च श्रेणी के बैंगनी दिव्य पत्थर निकाले। ये बहुत ज्यादा कीमती हैं। माफ कीजिए, लेकिन मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। यूयू ने फिर कुछ जड़ी बूटियां निकाली। ये छिंग्यान की तरफ से हैं। वूजे जानता था कि यह यूयू का अपने क्षेत्र को जताने का तरीका है। आखिर में उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। वूजे के जाने के बाद ये छिंग्यान के चेहरे पर जिज्ञासा थी। तुम्हें क्या लगता है, वूजे में कोई गड़बड़ है? उसे देखकर मुझे एक पौराणिक जाति की याद आती है। वो पशु मानवों की दुनिया के महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली जाति थी। वे जन्म से ही बेहद खूबसूरत और बहुत शक्तिशाली होते थे। बस किंवदंतियों के अनुसार 100 साल से भी पहले वो जाति खत्म हो चुकी थी। हिम भेड़िया कबीले के पास प्राचीन किताबें और तस्वीरें हैं जिनमें इस जाति के पशु मानवों की कुछ खासियतें दर्ज हैं। उसकी आभा ने मुझे उस जाति की याद दिला दी, मायावी राक्षस जाति। मुझे लगा था कि सिर्फ पशु मानव और जादुई जानवर होते हैं। मायावी राक्षस जाति इस पशु मानवों की दुनिया के महाद्वीप की सबसे प्राचीन जाति है। वे पूजा पाठ, भविष्यवाणी, जादू टोना और चिकित्सा में माहिर थे। वे खगोल से लेकर भूगोल तक सब कुछ जानते थे।
पुजारी देवताओं से बात कर सकते हैं। उन्हें कभी अर्क देवता भी कहा जाता था। सभी पशु मानव उन पर विश्वास करते हैं। बहुत से पशु मानव उनसे सीखने जाते हैं, लेकिन मियाओ जाति सिर्फ चिकित्सा सिखाती है। आजकल सभी कबीलों के ओझाओं की चिकित्सा कला उन्हीं से आई है, लेकिन ये बस सतही ज्ञान है। मियाओ जाति के नष्ट होने के बाद बहुत सी चिकित्सा तकनीकें खो गईं। उनकी शारीरिक बनावट खास है और उनके बच्चे बहुत कम होते हैं। वे ज्यादा प्रजनन क्षमता वाली मादाओं को चुनने के लिए जांच पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी सिर्फ पुरुष ही हो सकता है। उनके कबीले के अंदर के राज कोई नहीं जानता। अगर वो से सच में मियाओ जाति का है, यह वाकई अविश्वसनीय है। प्रजनन क्षमता की जांच करने वाला पत्थर भी क्या उन्हीं के कबीले का है? हाँ, उस तरह का जांच पत्थर उन्हीं के कबीले ने बनाया था। मैंने दावा किया था कि तुम्हारे पास दिव्य गर्भधारण की क्षमता है, इसी वजह से वो जांच पत्थर बेकार हो गया था। माफ करना, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं तो बस हैरान हूँ। मैं हमारे बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अभी किसी को पता चले। मुझे डर है कि कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है। कम से कम स्नो वुल्फ के बच्चे के जन्म तक इसे राज रखना होगा। ये छिंग्यान को वूजे की चेतावनी याद आई। वैसे तो वो निडर थी, लेकिन अब बच्चा होने की वजह से उसे और भी सावधान रहना होगा। उसकी लकड़ी तत्व की अनोखी शक्ति अब उसके शरीर को पोषण दे रही थी। सपने में देखा गया प्यारा सा छोटा स्नो वुल्फ, उसे देखकर उसका मातृत्व उमड़ पड़ा और उसे महसूस हुआ कि छोटे स्नो वुल्फ में जन्म से ही उसकी लकड़ी तत्व की शक्ति है और साथ ही स्नो जाति की बर्फ की शक्ति भी है। ये जानकर वो बहुत हैरान हुई। क्या बीस्ट वर्ल्ड में बच्चों के पास दोहरी अनोखी शक्तियां हो सकती हैं? ऐसी स्थिति बहुत कम होती है। अगर होती भी है तो वो बस एक अपवाद होता है। मेरे पास बर्फ की शक्ति है, पानी तत्व की अनोखी शक्ति नहीं। बर्फ पिघलकर पानी ही बनती है। चाहे बच्चे में कोई अनोखी शक्ति हो या ना हो, वो हमारे स्नो वुल्फ कबीले का अगला मुखिया होगा। मैं उससे प्यार करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। अगर उसमें शक्ति नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं। ये हमारा बच्चा है, मेरा अनमोल खजाना है। लेकिन अगर वो खरगोश या खरगोश भेड़िया हुआ तो? अमीर लोग अक्सर उनसे भेदभाव करते हैं, लेकिन ये छिंग्यान जानती थी कि उसकी शारीरिक बनावट मजबूत है, इसलिए वो एक छोटे स्नो वुल्फ को ही जन्म देगी। योयू ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया। हमारे बच्चे सभी अनमोल हैं। जब तक मैं हूँ, मैं उसकी अच्छी तरह से रक्षा करूँगा। ये छिंग्यान ने उसे देखा, उसका दिल भर आया। वो योयू को जितना ज्यादा समझती, उतना ही उसे वो अच्छा लगता था। इस बीस्ट वर्ल्ड में आना असल में काफी अच्छा था। अगले कुछ दिनों में योयू के साथ रहने से छिंग्यान का चेहरा और भी गुलाबी हो गया। वो भी कभी कभी योयू के लिए लीक और मांस और लीक और अंडे बनाकर देती थी और लीक को लीक के साथ फ्राई करके देती थी, जिसे खा खा कर योयू का चेहरा कुछ हरा पड़ने लगा था। उसके पास लकड़ी तत्व की अनोखी शक्ति थी। सर्दियों में लीक को पकाना उसके लिए बहुत आसान था। तभी योयू को अचानक मिस्टी फॉरेस्ट से एक खबर मिली कि हाल ही में शैतानी जानवर पागलों की तरह जादुई घेरे से टकरा रहे हैं। अगर वो घेरा टूट गया तो पूरी दानव जाति बीस्ट वर्ल्ड पर हमला कर देगी। सभी कबीले खतरे में पड़ जाएंगे। ये सुनकर छिंग्यान का चेहरा पीला पड़ गया। योयू को चैन नहीं था। उसने चिंता से अपनी पत्नी की ओर देखा। छिंग्यान उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि योयू उत्तरी क्षेत्र का राजा है। अगर वो काफी ताकतवर होती तो वह भी इन कामों में उसकी मदद करने जाती, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ पहले स्तर की लकड़ी तत्व की अनोखी शक्ति थी। योयू आगे बढ़ा और उसने छिंग्यान को जोर से गले लगा लिया, लेकिन उसने उसके पेट को बचा लिया। उसकी आंखों में उसे छोड़ने का गहरा दुख था। छिंग्यान ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। तुम अपना ख्याल रखना। वो जानती थी कि जादुई घेरे को मजबूत करना आसान नहीं है। वो घेरा बहुत समय पहले स्नो वुल्फ क्लैन के महान योद्धाओं द्वारा मिलकर लगाया गया एक सुरक्षा घेरा। वो स्वार्थी होकर यूयू को अपने पास रखना चाहती थी। वो यूयू के साथ सरहद पर भी जाना चाहती थी, लेकिन उसका मन उसे बता रहा था कि वो अभी गर्भवती है और किसी खतरनाक जगह पर नहीं जा सकती, खासकर वहाँ जो शैतानी ऊर्जा के इतने करीब हो। स्नो वुल्फ क्लैन की बर्फीली ऊर्जा कुछ हद तक शैतानी ऊर्जा को काबू कर सकती थी, लेकिन वो खुद तो सिर्फ एक खरगोश जानवर थी।
उसकी अनोखी शक्ति जादुई किस्म की थी, बर्फीली किस्म की नहीं। यूयू के जाने के बाद चिंगयान को अपने दिल में एक अजीब सी उदासी और खालीपन महसूस हुआ। अब जब वो अचानक वापस चला गया है तो उसे किसी भी पल खतरे का सामना करना पड़ सकता है। वो वाकई थोड़ी बेचैन थी। उसने सोचा कि वो खुद को व्यस्त रखे। वो पहाड़ों पर नया भोजन खोजने गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फूल तोड़ते हुए वूजे से टकरा जाएगी। उसने देखा कि वूजे के हाथ में एक रेपसीड का फूल है और चिंगयान की आंखें चमक उठी। रेपसीड के फूल से बीज बनते हैं जिनका इस्तेमाल तेल निकालने के लिए किया जा सकता है। निकाले गए तेल का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जा सकता है और ताजे रेपसीड को सब्जी के तौर पर खाया जा सकता है। यह एक अच्छी चीज थी। हालांकि वो वूजे के करीब नहीं जाना चाहती थी, फिर भी उसने आगे बढ़कर पूछा, मास्टर वू, इस तरह का फूल कहाँ मिल सकता है? उस घाटी में। जल्दी मत करो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के जन्म में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। चिंगयान ने हैरानी और अविश्वास से भरी एक नजर डाली। क्या वो समय भी इतनी सटीकता से जानता है? इस बात ने उसे यूयू की कही हुई पिछली बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। चार्म डीमन क्लैन, अगर यह सच है, ये चिंगयान को जैसे ही यह एहसास हुआ, उसके चेहरे का रंग बदल गया। तो उसकी बात जरूर सच होगी। इन कुछ दिनों में उसे बच्चे के लिए और भी जरूरी चीजें तैयार करनी होंगी। धन्यवाद। चाहे कुछ भी हो, उसे उसका शुक्रिया तो अदा करना ही था। वूजे को अलविदा कहने के बाद वो तैयारी करने के लिए घर चली गई। 6 दिन बाद रात में आसमान में अचानक बिजली चमकने और गरजने लगी और तेज बारिश भी होने लगी। चिंगयान गरज की आवाज सुनकर सो नहीं पा रही थी कि अचानक उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कोई तैयारी कर पाती, कुछ ही देर में उसने एक छोटे से स्नो वुल्फ को जन्म दे दिया। ये बहुत आसानी से हो गया। छोटे स्नो वुल्फ के शरीर से एक शुद्ध नीली रोशनी निकल रही थी। वो सीधे आसमान की ओर उठी, जिससे धरती और आकाश को हिला देने वाला एहसास हुआ। उस रात जानवरों की दुनिया के सभी बीस्टमैन ने ऐसा आसमानी नजारा देखा। इसने जानवरों की दुनिया की सभी ताकतों को हिलाकर रख दिया। एक प्योर ब्लड बीस्ट, एक कुदरती दिव्य शरीर। उसी समय नकाबपोश काले कपड़ों में बीस्टमैन का एक झुंड चुपचाप खरगोश कबीले में घुस गया और वे सीधे चिंगयान की गुफा की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उनके अंदर जाने से पहले ही एक साया काला छाता लिए हुए रास्ते के बीच में आकर खड़ा हो गया। वो तो वूजे था। ये चिंगयान ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और उसकी लकड़ी वाली जादुई शक्ति भी बच्चे में चली गई थी। आंगन में हो रही हलचल को देखते हुए उसने स्वाभाविक रूप से वूजे को देख लिया। उसकी गोद में छोटा स्नो वुल्फ सोया हुआ लग रहा था और उसके शरीर के चारों ओर एक नीली रोशनी घूम रही थी। उसकी दोहरी शक्तियों को देखते हुए लकड़ी वाली शक्ति और बर्फीली शक्ति दोनों पहले लेवल से सीधे तीसरे लेवल पर पहुंच गई और फिर छोटा स्नो वुल्फ इंसान के रूप में बदल गया। ये चिंगयान हैरान रह गई। इस समय कहीं ऊंचे पहाड़ पर साधना कर रहे एक बुजुर्ग ने, जो एकांत में थे, अचानक अपनी आंखें खोली और दूर की नीली रोशनी को सदमे में देखा। वो प्रकट हो गया है। उसके बगल में एक नौजवान बीस्टमैन ने उलझन में पूछा, मास्टर, ये क्या हो रहा है? चुआ शो में वर्णित कुदरती दिव्य शरीर वाला प्योर ब्लड बीस्टमैन पैदा हुआ है। ये तो अविश्वसनीय है। बहुत समय पहले, जब चार्म डीमन क्लैन का नाश नहीं हुआ था, तब उनके कबीले के महायाजक ने एक भविष्यवाणी की थी। मॉडल कहते हैं कि दिव्य आत्मा के जन्म का मतलब है कि स्वर्ग की इच्छा पूरी करने वाला कोई जानवर मानव आ गया है। वो हमारी जानवरों की दुनिया को बचाएगा और इस दुनिया का संतुलन भी फिर से बनेगा। एक सुनहरा दौर आएगा। बाहर मार काट मची हुई है। ये चिंगयान अपने बच्चे को गोद में लिए बाहर देख रही थी। वो वूजे को काले कपड़ों वाले हथियारों से लड़ते हुए देख सकती थी। काफी देर हो गई थी और उसके शरीर पर खून के धब्बे लग गए थे। उसे असल में समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्यों बचाना और उसकी मदद करना चाहता था। उन हत्यारों से निपटने के बाद वूजे मुड़ा और धीरे धीरे उसकी तरफ चला आया। डरो मत, मैं हूँ। ये चिंगयान ने ये बात सुनी। ना जाने क्यों उसके दिल का तार जोर से छिड़ गया। बच्चे ने रूप बदल लिया है। वो रो क्यों नहीं रहा? वो ठीक है, बहुत अच्छा है। आज की इस जानवरों की दुनिया में इसकी काबिलियत का स्तर सबसे ऊंचा है। बस बात ये है कि वो एक दिव्य आत्मा है जिस पर दूसरी ताकतें और यहाँ तक कि शैतानी जानवर भी नजर गड़ाए हुए हैं। हमें पहले इसे अच्छी तरह से बचाना होगा। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है।
हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मियान कबीला तो ठीक है ना, वो लोग तुम लोगों के लिए आए थे। जब तक तुम लोग यहाँ से चले जाओगे मियान कबीले को कुछ नहीं होगा। ये कहते कहते अचानक हवा में तेज आंधी चलने लगी और एक काली जादुई ऊर्जा महसूस होने लगी। वू जे का चेहरा बदल गया। बहुत देर हो गई। उसने अपनी उंगली काटी और खून से हवा में कुछ बनाया। फिर अपने हाथों से जैसे उसने एक शून्य का सुरक्षा कवच फाड़ दिया हो। फच! वू जे ने बेकाबू होकर मुंह से खून थूक दिया। वू जे, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, चलो पहले अंदर चलो। अंदर जाने के बाद ये छिंग्यान की आंखों के सामने चहचहाते पंछियों और महकते फूलों वाला एक घास का मैदान था। वहाँ लकड़ी का एक घर, फूल पौधे, एक झरना और सोता था जैसे कोई जन्नत हो। ये कौन सी जगह है? ये कभी मेरे कबीले के रहने की एक जगह थी। मैंने इसे एक गुप्त शून्य लोक में बसा दिया। पहले यहीं रुको, जब तक इसकी ऊर्जा को छिपाना मुमकिन ना हो तब तक बाहर नहीं जाएंगे। वू से, जागो। वो बस इतना कर सकी कि बच्चे को लकड़ी के घर में बिस्तर पर लिटा दे। फिर उसने वू से को घर के अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसने वू से की नब्ज जांची, तब जाकर उसे पता चला कि उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। अब क्या किया जाए? ठीक उसी समय एक प्यारी बच्चे जैसी आवाज सुनाई दी, माँ। ये छिंग्यान का पूरा शरीर कांप गया। उसने नीचे देखा तो बच्चा बैठा हुआ था। वो अपनी सुंदर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। बेटा, ये छिंग्यान खुशी से पागल हो गई। बच्चे ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। माँ, गोद में लो। माँ, मैं उतना नाजुक नहीं हूँ, आप मुझे कैसे भी उठा सकती हैं। आओ। माँ, आप चिंता मत करो। इन अंकल को भले ही बहुत गहरी चोट लगी है, लेकिन मैं इन्हें बचा सकता हूँ। तुम इन्हें बचा सकते हो? सच में? हम? माँ, ये सच है। अंकल ने मुझे और माँ को बचाया। मैं उन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम उन्हें कैसे बचाओगे? माँ, आप मुझे उठाकर वहाँ ले चलो। माँ, अंकल अभी के लिए ठीक हैं। वो थोड़ी देर सोएंगे तो उठ जाएंगे, लेकिन उनके शरीर पर पुराने घाव बहुत गहरे हैं। इसे ठीक करने के लिए लकड़ी की बहुत शक्तिशाली खास ताक चाहिए होगी। लेकिन एक और बहुत अच्छा तरीका है जिससे चाचा की अंदरूनी और पुरानी चोटें ठीक हो सकती हैं। क्या तरीका? वो ये है कि माँ इस चाचा के साथ छोटे भाई बहन पैदा करे। तुम भी न बच्चे ऐसी बातें यूं ही नहीं कहते। माँ, ये सच है, मैं माँ से झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें ये सब कैसे पता? बस मेरे दिमाग में है। हम पहले यहीं रहते हैं। बाहर की वो बुरी शक्ति क्या तुम्हारे लिए आ रही है? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अभी छोटा हूँ और कमजोर भी। मैं उस बुरी शक्ति को रोक नहीं सकता, लेकिन जब मैं बड़ा और ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं उन्हें काबू कर सकूंगा। तब वे मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जन्म से ही एक दिव्य शरीर हो? हाँ माँ, मेरे जैसे शरीर वाले बहुत जल्दी साधना कर लेते हैं। मैं बहुत जल्दी ताकतवर बन जाऊंगा। माँ, मुझसे नफरत मत करना। माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? तुम इतने प्यारे और अच्छे बच्चे हो। माँ तो तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती है। मैं भी माँ को बहुत पसंद करता हूँ। माँ, मेरा नाम क्या है? अभी के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे नाम दाबाओ से बुलाऊंगी। जब तुम्हारे पापा वापस आएंगे तो वो तुम्हारा असली नाम रखेंगे। वैसे क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम क्या खाना चाहते हो? या माँ को तुम्हारा ख्याल कैसे रखना चाहिए? माँ के हाथ का बना खाना खाऊंगा। माँ की भुनी हुई मछली बहुत अच्छी लगती है। तो सपने में वो सब सच था। ठीक है, माँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती है। अच्छा हुआ कि उसके पास एक जादुई जगह है। उस जगह में उसने पहले से ही बहुत सारी सामग्री रखी हुई थी, अब वो काम आ रही थी। अच्छा हुआ कि इस लकड़ी के घर में पतीले, कटोरे, बर्तन और जलाने के लिए लकड़ी जैसी चीजें हैं। ये छिंग्यान ने अपने मन से उस जगह को देखा तो पाया कि वहाँ अचानक एक छोटी सी नदी बहने लगी है। ये छिंग्यान को लगा कि उसने गलत देखा है, लेकिन ध्यान से अपने मन से उसने दोबारा देखा तो पता चला कि वो सच में एक छोटी सी नदी थी।
इस नदी का पानी बाहर के पानी जैसा नहीं दिख रहा था, उसमें से एक चमक निकल रही थी। ये छिंग्यान ने चुपके से उस जगह से थोड़ा पानी निकाला। उसने एक घूंट पिया और उसे वो बहुत ही मीठा लगा। पेट में जाकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके कमजोर शरीर में थोड़ी ताकत वापस आ गई हो। उसने एक चम्मच दाबाओ को पीने के लिए दिया। दाबाओ ने एक घूंट पिया और खुशी से हंसने लगा। माँ, ये बहुत अच्छा है। तुम थोड़ी देर सो जाओ, माँ पहले खाना बना लेती हैं। खाना बन जाने पर तुम्हें बुलाऊंगी। इसके बाद ही ये छिंग्यान उस जादुई जगह में गई। इस बार उसने देखा कि वहाँ के खेत बड़े हो गए हैं। फार्म हाउस के आंगन में मेज पर दूध के 2 और डिब्बे, दूध की बोतलें और बच्चों का कुछ और सामान भी था। सबसे जरूरी बात ये थी कि वहाँ गेहूं के कुछ बीज भी थे। गेहूं के बीज देखकर ये छिंग्यान सबसे ज्यादा उत्साहित हुई। गेहूं के बीज होने से मैं उस जगह पर ढेर सारा गेहूं उगा सकती हूँ और उसे जल्दी से पका भी सकती हूँ, तो जल्दी ही आटा खाने को मिल जाएगा। लेकिन इन चीजों को देखकर वो मन ही मन बहुत उलझन में थी। इस जगह में नई चीजें कैसे आ गईं? पहले तो जब मैं रखती थी तभी कुछ आता था ना। मालिक जब एक अच्छे बीजपति के बच्चे को जन्म देती है तो जादुई जगह इनाम देगी। मालिक को पुण्य भी मिलेगा। जादुई जगह से अचानक यह आवाज आई, लेकिन पहले तो इस जगह से कोई आवाज नहीं आती थी। क्या यही सब इनाम है? और कुछ भी है? तुमने जो पुण्य कहा वो क्या है? लेकिन इस बार सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बाहर की हलचल महसूस की और पाया कि दाबाओ अभी भी सो रहा है, तो वो बाहर जाने की जल्दी में नहीं थी और जादुई खेत में गेहूं के बीज बोने लगी। बाहर आने के बाद ये छिंग्यान ने आग जलाई और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने दाबाओ के सोते समय जादुई पानी का इस्तेमाल करके शकरकंद और अंडे का दलिया पकाया। उसे नींद में ही खुशबू आई। फिर उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें मली। माँ, बेटा, तुम जाग गए। माँ, गोद में लो। माँ, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकता हूँ। फिर उसने जमीन का सहारा लेकर खड़े होकर दीवार पकड़कर चलना शुरू किया। वो बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा था, थोड़ा लड़खड़ा रहा था। बीच में वो एक बार गिर भी गया, जिससे ये छिंग्यान का दिल दुख गया। वो उसे सहारा देने लगी। माँ, मैं खुद चलूंगा। जब वो मेज के पास पहुंचा तो वो अभी भी थोड़ा छोटा था। वो कुर्सी पर चढ़कर बैठ नहीं पा रहा था, इसलिए ये छिंग्यान ने उसे उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया। यह मिल्क पाउडर है और यह शकरकंद और अंडे का दलिया है। माँ, ये दलिया बहुत स्वादिष्ट है। माँ का बनाया खाना सबसे अच्छा होता है। माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तुम भी न, कितनी मीठी बातें करते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो न जाने कितने जानवरों को पसंद आओगे। तुम्हें पसंद है तो माँ तुम्हारे लिए और बनाएगी, तरह तरह का स्वादिष्ट खाना बनाएगी। रात में सोने के लिए सिर्फ एक ही बिस्तर था और उस पर बेहोश वो से लेटा हुआ था। ये छिंग्यान भी बिस्तर पर तो सो नहीं सकती थी। उसने कुछ साफ सुथरी घास ढूंढी, उसे जमीन पर बिछा दिया। उसने दाबाओ को बिस्तर के अंदर की तरफ सुला दिया। उसने जमीन पर घास के ढेर पर सोने का सोचा। माँ, तुम भी ऊपर आ जाओ। तुम बिस्तर पर ही सो जाओ। माँ जमीन पर सोएगी। माँ बिस्तर पर क्यों नहीं सो रही? ये तुम्हारे वो अंकल के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि जानवरों की इस दुनिया में मान मर्यादा जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये छिंग्यान को ये ठीक नहीं लगा। उसने दाबाओ को बहला फुसलाकर अकेले बिस्तर पर सुला दिया और खुद घास के ढेर पर सो गई। पर वो बहुत सख्त था और उसे आदत नहीं थी, इसलिए उसे नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही और आधी रात को जाकर सोई। बस अगले दिन सुबह जब वो उठी तो ये छिंग्यान की गर्दन में अकड़न आ गई थी। गर्दन इतनी अकड़ गई थी कि हिल भी नहीं रही थी। माँ, दाबाओ आपके लिए फूंक मारता है। ये कहकर दाबाओ ने अपना छोटा सा हाथ ये छिंग्यान की गर्दन पर रखा और उसकी लकड़ी वाली जादुई शक्ति बहने लगी। तब जाकर ये छिंग्यान की गर्दन को कुछ आराम मिला। वो माँ बस सावधान नहीं थी, तुम्हें चिंता हो गई। वो माँ ने तुम्हें चिंता में डाल दिया। अगर माँ नहीं चाहती कि दाबाओ चिंता करे तो बिस्तर पर आकर दाबाओ के साथ सो जाओ। वो अंकल सो रहे हैं, वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, हम भी नहीं हिलेंगे। ये अंकल को भी पता नहीं चलेगा और पापा ने भी तो माँ को ये अंकल को सौंपा है। सौंपने का क्या मतलब?
4 दिन पहले जब माँ रात में सो रही थी, पापा माँ को देखने आए थे। मैंने पापा को माँ से बात करते सुना था कि अगर वो जादुई दीवार को सील करके वापस नहीं आ पाए तो ये अंकल माँ के दूसरे जानवर पति बन जाएंगे। माँ का ख्याल रखने के लिए। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पापा इन कुछ रातों में वापस आए थे? पर मुझे पता नहीं चला क्योंकि माँ सो रही थी। जाहिर है आपको पता नहीं चला। पापा खुद से बातें कर रहे थे और माँ से बहुत कुछ कह रहे थे। पिताजी ने कहा कि अवरोध के पास हालात बहुत गंभीर हैं, शायद वो वापस न आ पाए। उन्होंने माँ को कुछ शक्ति दी और मुझसे कहा कि जब मैं बाहर आ जाऊं तो माँ का अच्छे से ख्याल रखूं। पिताजी ने कहा कि वो जरूर वापस आएंगे। अगर माँ फिर से ठीक से नहीं सोई तो इसमें डाबाओ की ही नाकामी होगी कि मैंने माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। तुम बच्चे तो बहुत ज्यादा ही समझदार हो गए हो, तभी तो तुम जागने के बाद भी अपने पिताजी को नहीं ढूंढ रहे, नहीं कुछ पूछ रहे हो। असल में तुम सब कुछ समझते हो, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि पिताजी जिंदा हैं, लेकिन किसी काम की वजह से वो आ नहीं पा रहे। और अंकल ये यहाँ हैं, वो माँ की रक्षा कर सकते हैं। माँ, आज रात डा बाओ आपके साथ बिस्तर पर सोना चाहता है। डा बाओ चाहता है कि माँ उसके साथ रहे। आप जमीन पर सोती हैं, डा बाओ को आपके लिए बुरा लगता है। डा बाओ भी जमीन पर सोएगा। ठीक है, फिर रात को तुम्हारे अंकल ये को सबसे अंदर की तरफ लिटा देंगे। तुम बीच में सो जाना और माँ सबसे बाहर की तरफ सो जाएगी। इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में ये बात अपने अंकल ये को मत बताना। वैसे भी वो अभी बेहोश हैं, उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। हम माँ, मैं नहीं बताऊंगा। डा बाओ एक अच्छा बच्चा है। मैंने जो आपसे वादा किया है उसे पूरा करूंगा। डा बाओ बहुत अच्छा बच्चा है। रात होने पर वो बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। भले ही ये छिंग यान सबसे बाहर की तरफ लेटी थी और डा बाओ के बीच में लेटने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन न जाने क्यों उसे अभी भी एक हल्की सी दवा की खुशबू आ रही थी। वो जानती थी कि ये वू जे के शरीर की महक है। इस महक में लोगों को लुभाने वाला एक एहसास था। आधी रात तक जब उसे बहुत नींद आने लगी तब जाकर वो सो पाई, लेकिन उसे क्या पता था कि माँ बेटा दोनों ही सोते समय बहुत हिलते डुलते हैं। ये छिंग यान को नींद में धुंधला सा महसूस हुआ, जैसे वो किसी ठंडी जैद को गले लगाकर सो रही हो। जब वो अगले दिन जागी तो उसने खुद को एक ऑक्टोपस की तरह वू जे से लिपटा हुआ पाया। उसने अपनी आंखें खोली और उसे वू जे का जादुई खूबसूरती वाला चेहरा दिखाई दिया। उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो माँ जब सो जाती है तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता। माँ, अंकल ये की तबीयत अब थोड़ी बेहतर है। हाँ, काफी बेहतर है, लेकिन मेरी लकड़ी वाली विशेष शक्ति भी बढ़ गई लगती है। माँ, कल रात अंकल ये के पास सो रही थी। आपकी विशेष शक्ति अपने आप अंकल ये के अंदरूनी घावों को ठीक कर सकती है और आप भी अपनी लकड़ी वाली विशेष शक्ति को बढ़ा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इसके फायदे हैं, लेकिन डा बाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते। नाश्ता करने के बाद ये छिंग यान डा बाओ को गोद में उठाकर बाहर चली गई। ये छिंग यान डा बाओ को जंगल में ले गई और फिर डा बाओ से अपनी लकड़ी वाली विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके एक मोटा पेड़ काटने को कहा। लकड़ी वाली विशेष शक्ति होना चाकू से काटने जैसा है। इससे पेड़ की लकड़ी को मनचाहे आकार में काटा जा सकता है। ये छिंग यान ने मेहनत करके एक लकड़ी का बिस्तर बनाया। फिर उसने पत्थर ढूंढे और डा बाओ से उन्हें घिसने में मदद करने को कहा। उन्होंने एक छोटी पत्थर की चक्की बनाई और लकड़ी के बिस्तर को लकड़ी के घर में ले गई। छोटी पत्थर की चक्की को स्पेस के अंदर ले जाया गया ताकि स्पेस में जल्दी उगने वाले गेहूं को पीसकर आटा बनाया जा सके। जब वो पास के पहाड़ी जंगल की तरफ गए तो उन्हें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिली, जैसे उन्हें किसी ने वहां उगाया हो। माँ, जड़ी बूटियां, बहुत सारी जड़ी बूटियां। इतनी सारी जड़ी बूटियां देखकर ये छिंग यान भी बहुत उत्साहित हो गई। माँ, इन कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाने से शरीर को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है,
माँ इन जड़ी बूटियों से दवा बनाएगी, लेकिन हमने तुम्हारे अंकल ये की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। बाद में हमें उनका एहसान चुकाना होगा। बस यही। लगातार कुछ दिनों तक माँ बेटे ने लकड़ी के घर के आसपास की पूरी जगह छान मारी थी। उन्हें पता चल गया था कि आसपास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और कोई जंगली जानवर भी नहीं है। बस नदी में कुछ मछलियां थीं। दाबाओ को संतुलित पोषण वाला खाना खिलाने के लिए ये छिंग्यान ने मछली पकड़कर दाबाओ के लिए सूप बनाया। बेशक वो रोज वूजे के लिए जादुई झरने के पानी से दवा भी बनाती थी। शाम को दोनों के पेट भरकर खाना खाने के बाद ये छिंग्यान दवा बनाकर बिस्तर के पास आई और हमेशा की तरह वूजे को पिलाने लगी। लॉर्ड वू, पता नहीं आप कब होश में आएंगे। ये दवा आपके शरीर के लिए अच्छी है। यह आपके पुराने घावों को ठीक कर सकती है। इन कुछ दिनों से आपकी नब्ज देखने पर लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। आज हमने नदी में 2 मछलियां पकड़कर मछली का सूप बनाया। हम कुछ जड़ी बूटियां भी तोड़कर लाए। आज ही पता चला कि यहाँ के पहाड़ी जंगल में गन्ना भी है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। गन्ने से चीनी बनाई जा सकती है। आप अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे दवा पिलाते हुए ये सब बता रही थी, वूजे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मिस ये छिंग्यान ने उसे जागा हुआ देखा तो उसके हाथ से दवा का कटोरा भी ठीक से नहीं पकड़ा गया और वो जमीन पर गिर गया। वो आप जाग गए? मैं तो बस आपको दवा पिला रही थी। मुझे पता है। आपको पता है? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मिस आपने मुझे और दाबाओ को भी बचाया है और आप हमारी वजह से ही गहरी नींद में सो गए थे। सच कहूँ तो मुझे आपका आभारी होना चाहिए। ये तो वो बात भी है जिसका मैंने भाई यू से वादा किया था। वूजे ने जेड की एक पट्टी बाहर निकाली। उसने अपनी उंगली हिलाई और जेड की पट्टी से एक प्रोजेक्शन दिखाई देने लगा। ये 4 दिन पहले का सीन है। स्नो वुल्फ किंग, इतनी रात को आने का कोई खास कारण? इस बार मिस्ट फॉरेस्ट के बैरियर की हालत गंभीर है। जादुई ऊर्जा और जादुई जानवर बाहर निकल रहे हैं। मुझे स्नो वुल्फ क्लैन के लोगों को लेकर बैरियर को मजबूत करने और उत्तरी दर्रे की रक्षा करने जाना होगा। बस मुझे आयन के साथ अन्याय करना होगा जिस दिन वो बच्चे को जन्म देगी। शायद मैं उसके पास नहीं रह पाऊंगा। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं लॉर्ड वू से मदद करने की गुजारिश करता हूँ। चुआ शो में कहा जाने वाला महान और भावहीन स्नो वुल्फ किंग भी किसी से इस तरह मदद मांग रहा है जब तक वो और बच्चा सुरक्षित हैं। किसी से मदद मांगना भी क्या बड़ी बात है। लॉर्ड वू, आप अपनी मांगे और शर्तें बता सकते हैं। यह मेरा आप पर एक एहसान भी रहेगा। आपको पता होना चाहिए, हमारी जैसी ताकत वाले सिर्फ एक बीस्ट हस्बैंड के तौर पर ही अपने साथी की रक्षा करते हैं, अपनी पूरी ताकत से उसकी हिफाजत करते हैं। मुझे पता है आयन इतनी अच्छी है, उसका सिर्फ एक बीस्ट हस्बैंड नहीं होगा, क्योंकि उत्तरी इलाके में सिर्फ आप ही हैं जिसके पास उसकी सुरक्षा करने की ताकत है। चाम डेमन क्लैन के राजकुमार। अफवाह है कि चाम डेमन क्लैन के राजकुमार का एक वादा 1000 सोने के बराबर होता है और वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। स्नो वुल्फ किंग के लायक ही है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। जब आपसे छिपा नहीं है तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तुम्हारा मकसद शुरू से ही वो थी। मकसद नहीं, मैं उसके लिए आया हूँ। मैं उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे किसी शर्त की जरूरत नहीं है। मैं जो करना चाहता हूँ बस तुम उसमें रुकावट न डालो तो काफी है। जब तक यह आयन के लिए अच्छा है और जब तक वो राजी है, मैं स्वाभाविक रूप से उसके हर फैसले का सम्मान करूंगा। मैं यह आप पर छोड़ता हूँ। मिस आपने जो कुछ भी देखा वो सब एक असली प्रोजेक्शन है। आपको ये सब दिखाने का मकसद बस आपको ये बताना था कि मैं शुरू से ही रैबिट क्लैन में एक वू डॉक्टर बनकर आया था, क्योंकि मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। इसके अलावा अब जब आपने मुझे गले लगाया है, मैं पहले से ही आपका हो चुका हूँ। जाहिर है मुझे आपको ये सब बताना ही था। मैं आपका बीस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हें गले लगाया था? मैं बेहोश था, लेकिन मुझे बाहर की हलचल का पता था। तो क्या मैं तुम्हारा दूसरा पशुपति बन सकता हूँ?
मिस ये, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं फिर भी मिस ये और बच्चे की देखभाल और सुरक्षा करूंगा और दाबाओ की आत्मिक देह को छिपाने में भी मदद करूंगा। जो भी मैं कर सकता हूँ वो सब करूंगा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी, मैं बस जानना चाहती हूँ। जो तुमने कहा कि तुम खास मेरे लिए आए हो, उसका क्या मतलब है? और तुम मोहिनी दैत्य वंश से हो। मैंने सुना है कि मोहिनी दैत्य वंश का सर्वनाश हो गया था, लेकिन अगर तुम्हें बताने में दिक्कत हो तो मत बताओ। ये वू जे ने अपनी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। जो भी तुम जानना चाहती हो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। 100 साल से भी पहले ये वू जे की 300 साल की उम्र में बालिग होने की रस्म थी। किसे पता था कि रस्म शुरू होने से पहले ही वंश में एक गद्दार निकल आया। उसने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और दुश्मन को अंदर बुला लिया। ये वू जे ने बाहर जाकर अपनी जान की बाजी लगाने की सोची, लेकिन दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने सीधे ये वू जे को खून से लथपथ कर दिया। उस मुश्किल घड़ी में ये वू जे के पिता ने खून की बलि देकर भविष्यवाणी की और बचने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने बुरी तरह घायल ये वू जे को एक जादुई चीज में सील कर दिया। 100 साल बाद उसे उत्तरी इलाके की चांगहुआलिंग घाटी में खरगोश वंश का ओझा बनकर एक ऐसे उद्धारक पशु का इंतजार करना था जो पूरे वंश को बचा सके। इस तरह ये वू जे को खरगोश वंश के ओझा ने बचाया, और वो मुश्किल से तब तक इंतजार करता रहा जब तक कुछ समय पहले छिंगयान नहीं आ गई। ये छिंगयान ने तुरंत कमी को पकड़ लिया। रुको, खरगोश वंश में इतने सारे जानवर हैं, तुमने ठीक ठीक मुझे ही कैसे ढूंढ लिया? क्योंकि शुद्ध रक्त वाले मोहिनी पशुओं के बीच एक एहसास होता है। उस तबाही के बाद मैं ही अकेला शुद्ध रक्त वाला बचा हूँ, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि सिर्फ तुम ही मेरे लिए एक शुद्ध रक्त वाले वारिस को जन्म दे सकती हो, जो पूर्वजों की शक्तिशाली विरासत को आगे बढ़ा सके। नहीं तो मोहिनी दैत्य वंश सच में खत्म हो जाएगा। जहाँ तक मेरी बात है, उस समय की गहरी चोटों की वजह से मेरी ताकत का सिर्फ 10 या 20% ही बचा है। हालांकि मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी ऐसी चीज के लिए मजबूर नहीं करना चाहता जो तुम नहीं करना चाहती। ये सुनकर ये छिंगयान को आखिर में पूरी बात समझ आ गई। कुल मिलाकर वो उसे बच्चा पैदा करने के लिए ढूंढ रहा था। जैसे ही वो इस उलझन में थी, उसके दिमाग में स्पेस सिस्टम फिर से बोला, डिंग, एक उच्च गुणवत्ता वाला नर पशु मानव ये वू से मिला है। बस उसके साथ एक शुद्ध रक्त वाले वारिस को जन्म दो और तुम अपनी ताकत बढ़ा सकती हो और अपनी उम्र भी लंबी कर सकती हो। साथ ही तुम आसानी से पुण्य अंक भी जमा कर सकती हो। ये छिंगयान का मुंह बन गया। पुण्य और ताकत ही इस समय खुद को और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी। ठीक है, ऐसा चेहरा मत बनाओ जैसे तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये बच्चा पैदा हो सकता है। ये सुनते ही ये वू से पहले तो चौंक गया, फिर उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय खुशी की लहर दौड़ गई। शुक्रिया, आज से मैं अपनी जान देकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये छिंगयान ने आंखें घुमाई। उसने तुरंत उसे सुरक्षा का आधुनिक पाठ पढ़ाया। किसी भी हाल में तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा पहले, समझे? और सुनो, जब तुम मेरे पशुपति बन गए हो तो भविष्य में मैं भी ताकतवर बनकर तुम्हें संभालूंगी। मैं तुम्हें संभालूंगी। ये सुनकर हैरान ये वूजे के चेहरे पर एक पल में ही खुशी और हैरानी के भाव आ गए। वो सैकड़ों साल जिया था, लेकिन उसने पहली बार सुना था कि कोई उद्धारक पशु अपने पशुपति की रक्षा करेगा। उस पल वो इतना भावुक हो गया कि उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही माहौल रोमांटिक होने वाला था, ये छिंगयान ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे कबीले को खत्म करने वाली ताकत आखिर थी कौन? या फिर कहूँ कि ये किस जानवर कबीले की मेहरबानी थी? उस भयानक हादसे का जिक्र आते ही ये वूजे की आंखों में एक सर्द लाल चमक उभर आई। उस साल हम पर हमला करने वाले सभी जानवर काले कपड़ों में और नकाब पहने हुए थे, और वो कहाँ से आए थे ये एक राज था। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उनमें से कई लोग ट्रांसेंडेंट लेवल पर थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरी बीस्ट वर्ल्ड की दुनिया में मॉर्टल बीस्ट लेवल का 9वां दर्जा ही सबसे ऊंची ताकत मानी जाती है। ट्रांसेंडेंट लेवल तक पहुंचने वाले महान योद्धा उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इसलिए ऐसा लगा जैसे वो लोग कहीं से अचानक पैदा हो गए थे।
और फिर वैसे ही अचानक गायब भी हो गए। मैंने सालों तक छिपकर जांच पड़ताल की है, लेकिन आज तक मुझे एक भी सुराग नहीं मिला है। उनका मकसद बहुत साफ था, जैसे वो सब कुछ मुफ्त में लूटने आए हों। चार्मिंग डीमन कबीले का सारा सामान उस ताकत ने पूरी तरह से लूट लिया था। ये सब सुनने के बाद ये चिंग्यान ने अपनी थोड़ी सहलाई। तुम्हारे कबीले से सबसे ज्यादा क्या लूटा गया था? खाना और जड़ी बूटियां। तो ये बात है। ये चिंग्यान ने चुटकी बजाई। तभी मैं कहूँ, इस खुफिया जगह में इतनी कीमती जड़ी बूटियां क्यों उग रही हैं? वो मैंने उस जमाने में अपने कबीले में लगाई थी, पर अब जब आप आ गई हैं, तो आज से जो मेरा है वो आपका है। यहाँ की हर चीज की मालिक आप हैं। अचानक मिली इस जायदाद के सामने ये चिंग्यान ने भी कोई लिहाज नहीं किया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर से कहीं ज्यादा है। ये तो खेती के लिए एक बेहतरीन कुदरती जगह है। जब उन रहस्यमय लोगों के पास खाने की कमी है, तो हम उन पर जोरदार पलटवार करेंगे। हम यहाँ पर मूली, सोयाबीन जैसी तरह तरह की सब्जियां और फसलें बड़ी तादाद में उगाएंगे। इतना ही नहीं, मैंने इस खुफिया जगह में गन्ना भी देखा है। ये तो चीनी बनाने वाला खजाना है। तुम जानवरों की दुनिया में मीठा स्वाद सिर्फ महंगे शहद से मिलता है, जिसे आम लोग खरीद ही नहीं सकते। अगर मैं इस गन्ने को पकाकर चीनी बना लूं और साथ में गेहूं पीसकर बनाए गए आटे से बनी माल्टोस भी मिला दूं, तो यकीनन बाजार पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तब हम चीनी बेचकर ढेरों क्रिस्टल सिक्के कमाएंगे और फिर अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये चिंग्यान को जोश से भविष्य के बारे में बताते हुए देखकर ये वूजे को न जाने क्यों अपने जख्मों से भरे दिल की गहराइयों में उम्मीद की एक चमकीली किरण नजर आने लगी। तुम अभी अभी जागे हो, तुम्हें भूख लगी होगी। जब मन उदास हो तो सिर्फ अच्छा खाना ही साथ देता है। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वॉन्टन किसे कहते हैं। तुम पहले जाकर दवा पी लो और हाथ मुंह धो लो। रसोई की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। ये वूजे मदद करना चाहता था, पर वॉन्टन जैसा अनसुना शब्द सुनते ही उसे लगा कि वहां जाकर वो काम बिगाड़ेगा ही, इसलिए उसका दिल बस प्यार से भर गया और वो चुपचाप बात मान गया। ये चिंग्यान मुड़ी और सीधे रसोई में घुस गई। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही उसने अपनी आस्तीनें चदाई, पीछे पीछे आए दा बाओ ने अचानक एक चौंकाने वाली बात कह दी। मम्मी, क्या आप और ये अंकल जल्द ही छोटे भाई बहन को जन्म देने वाले हैं? ये चिंग्यान तो अपनी ही थूक से खांसते खांसते लगभग मर ही गई थी। भले ही मम्मी ने वादा किया है, पर पहले तुम्हारे ये अंकल के साथ थोड़ी जान पहचान तो बढ़ानी पड़ेगी, कुछ रस्में तो निभानी पड़ेंगी। ऐसे सीधे सीधे बच्चे थोड़ी पैदा कर सकते हैं। ये सुनकर दा बाओ ने समझते न समझते हुए सिर हिलाया। कोई बात नहीं, दा बाओ को छोटे भाई बहन पसंद हैं। दा बाओ अपनी सारी अच्छी चीजें उनके साथ बांटेगा। ये चिंग्यान ने प्यार से दा बाओ का सिर सहलाया। उसने जल्दी से बात बदली और एक तरफ झरने के पानी से आटा गूंथने लगी, तो दूसरी तरफ पत्ता गोभी और कीमा मिलाने लगी। साथ ही वो दा बाओ को कहानियां भी सुना रही थी और आटा उसके फुर्तीले हाथों में घूम रहा था। बड़ी आसानी से उसने गोल मटोल प्यारे प्यारे छोटे वॉन्टॉन बना दिए। ठीक उसी वक्त तैयार होकर ये वूजे ठीक तभी रसोई में आया, जब उसकी नजर उन वॉन्टॉन पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखें हैरानी से सिकुड़ गईं और उसके दिल में तूफान सा आ गया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो वापस चाम डीमन कबीले के पूजा घर में पहुंच गया हो। उस जमाने में जब महायाजक भविष्यवाणी कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे चित्र बनाए थे जिन्हें कोई समझ नहीं सका, और अब इसी पल वे रहस्यमयी चित्र ये चिंग्यान के चकले पर रखे आटे के रूप में सचमुच सामने आ गए थे। ये पापा। ये चिंग्यान का हाथ कांप गया और उसके हाथ का रसीला वॉन्टॉन लगभग आटे का एक बेजान गोला बन ही गया था। उसने हैरानी से अपने बच्चे की तरफ देखा। गजब है, ये शैतान तो किताब के पन्ने पलटने से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलता है। बिना सिखाए ही सीख गया। ये अंकल को सीधे ये पापा बना दिया। दूसरी तरफ ये वूजे, उसके चेहरे का तनाव एक पल में पिघलकर बिल्कुल नरम पड़ गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। दा बाओ बहुत अच्छा बच्चा है। एक खालिस स्प्रिट स्नो वुल्फ बीस्ट होने के नाते इस बच्चे के पास न सिर्फ दो तरह की खास शक्तियां हैं, बल्कि इसे अपने पूर्वजों की विरासत भी मिली है। ये इतना समझदार है कि यकीन नहीं होता।
ये वूजे को पापा सुनना बहुत अच्छा लगा। दा बाओ ने ये वूजे की कमजोरी को तुरंत भांप लिया। मम्मी वॉन्टॉन बना रही हैं। अगर तुम मम्मी के हाथ का बना खाना खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। शुक्रिया दा बाओ। ये वूजे ने प्यार से उसका सिर थपथपाया। दा बाओ डरो मत, भले ही तुम एक बहुत शक्तिशाली स्पिरिट हो, लेकिन जब ये पापा थोड़े ठीक हो जाएंगे तो मैं एक खास तरीके से तुम्हारी स्पिरिट की शक्ति को छिपा दूंगा। तब जब हम सब परिवार की तरह बाहर जाएंगे तो कोई भी बुरा आदमी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। दा बाओ को समझाने के बाद ये वूजे ने ये छिंग्यान की तरफ देखा। तैयार होने के बाद उसकी पहले वाली बुरी हालत खत्म हो गई थी। उसकी चौंका देने वाली चमक सीधे आंखों में चुभ रही थी। ये छिंग्यान ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। उसने शर्मिंदगी छिपाने के लिए खांसते हुए कहा, तुम तैयार हो गए? पहले थोड़ी देर बैठ जाओ, वॉन्टॉन बस अब पकने ही वाले हैं। ये वूजे की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने पास पड़ा पंख वाला पेन उठाया और लकड़ी के एक तख्ते पर तेजी से 3 आकृतियां बना दी। उस जमाने में कबीले में महायाजक ने भविष्यवाणी करते समय यही 3 आकृतियां बनाई थी। बाद में मेरे पिता ने बलि देते समय मुझे बताया कि मुझे हर हाल में तुम्हें ढूंढने के लिए रैबिट कबीले में जाना है। उन्होंने कहा था कि तुम बीस्ट वर्ल्ड में ऐसा भरपूर खाना लाओगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। मेरे पिता की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बीस्ट वर्ल्ड को खाने से भरा हुआ देखने की थी, क्योंकि जब सबका पेट भरा होगा तभी लड़ाइयाँ कम होंगी। हमारे चाम डीमन कबीले को इसीलिए निशाना बनाया गया और खत्म कर दिया गया, क्योंकि शायद हमें ज्यादा मात्रा में खाने को लंबे समय तक जमा करने का तरीका पता था। ये छिंग्यान ने झुककर तख्ते पर बने चित्र को देखा। अरे वाह, तुम्हारे महायाजक तो पक्के फूड ब्लॉगर निकले। उन्होंने जो ये 3 चीजें बनाई हैं वे वॉन्टॉन, डम्पलिंग्स और राइस केक हैं। सुबह हम पहले वॉन्टॉन खाएंगे, रात में डम्पलिंग्स खाएंगे, और रही बात राइस केक की, वो तो तभी बन पाएगा जब हमें भविष्य में चावल मिलेंगे। ये सुनकर कि बीस्ट वर्ल्ड में खाने की इतनी कमी है, ये छिंग्यान के दिमाग में पैसे कमाने का आइडिया तुरंत आ गया। जब यहाँ खाना सबकी जरूरत है तो ये पक्का बहुत फायदे वाला काम है। क्यों न सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के भीड़ भाड़ वाले शहर में एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगाया जाए। जब काफी पैसे जमा हो जाएंगे तो एक बड़ी दुकान लेकर एक शानदार रेस्टोरेंट खोलूंगी। उन शाही और अमीर लोगों को अच्छे खाने पर बहुत पैसा खर्च करना पसंद है। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम सबसे बेहतरीन बीस्ट वॉरियर्स की एक टीम को काम पर रखेंगे। वो एक तरफ दा बाओ की हिफाजत करेंगे और दूसरी तरफ हमारे दुश्मन को घसीटकर अपने पैरों तले कुचल देंगे। ये सीधी सादी लेकिन काम की खाने वाली बदला लेने की योजना सुनकर ये वूजे की आंखों से उदासी गायब हो गई। शहर में रहकर खाने के जरिए दौलत और ताकत जमा करना, ठीक है, जैसा तुम कहो। अभी के लिए सबसे जरूरी है कि हम छिपकर अपनी ताकत बढ़ाएं। ये छिपी हुई जादुई जगह उनके लिए सबसे अच्छी शुरुआती पनाहगाह है। अभी हमें बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं है। पहला काम अपनी सेहत ठीक करना है। ये छिंग्यान ने फुर्ती से आटा गूंथते और वॉन्टॉन बनाते हुए आगे का प्लान तय कर दिया। जब ये वूजे की ताकत वापस आ जाएगी तो वह न सिर्फ दा बाओ की हिफाजत कर पाएगा, बल्कि दा बाओ की ध्यान खींचने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अपनी जादुई शक्तियों से छिपा सकेगा। वॉन्टॉन बहुत तेजी से बन रहे थे। थोड़ी ही देर में 3 लोगों के लिए काफी वॉन्टॉन बड़े सलीके से बोर्ड पर रखे हुए थे। ये छिंग्यान आग जलाकर पानी उबालने ही वाली थी कि ये वूजे आंगन से लकड़ियां उठा लाया और बड़े आराम से चूल्हे के सामने बैठकर बोला, आग में जला देता हूँ। उसके सधे हुए अंदाज को देखकर ये छिंग्यान को थोड़ी हैरानी हुई। तुम चाम डीमन कबीले के राजकुमार और असली वारिस थे। क्या तुम्हारी सेवा के लिए नौकर नहीं थे? क्या तुम्हें ये सारे छोटे मोटे काम खुद करने पड़ते थे? ये सुनकर ये वूजे हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगा मैं कुछ भी नहीं करता था? एक नर बीस्ट होने के नाते हमें बचपन से ही जिंदा रहने के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं, वरना भविष्य में मैं अपने साथी का ख्याल कैसे रखूंगा? यह मतलब भरी बात जब उसकी गहरी और दिलकश आवाज में कही गई तो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं थी। पानी उबल गया, पानी उबल गया, वॉन्टॉन डालो। जब वे लगभग पक गए तो उसने ऊपर से थोड़ी हरी प्याज डाली और एक अंडा फेंक कर मिला दिया। आखिर में मसाले डालकर वो बोली, तैयार है, चलो खाते हैं। तीनों मेज के चारों ओर बैठ गए। दा बाओ भले ही कुछ ही समय पहले पैदा हुआ था, लेकिन वो बहुत समझदार था।
उसने अपनी माँ के हाथ से खाने से साफ मना कर दिया। वो अपने छोटे चम्मच से खुद ही खाना चाहता था। दा बाओ को अपने नन्हे मुंह से गर्म सूप पर फूंक मारते हुए देखना बहुत प्यारा लग रहा था। ये छिंग यान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस नन्हे बच्चे के साथ रहकर मानो सारी मानसिक थकान दूर हो जाती है। माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये पहले वाले खाने से बिल्कुल अलग है। दा बाओ ने अपनी नाक से कुड़ी। उसकी आंखें चमक रही थी। इसे मैदे से बना खाना कहते हैं। आज रात माँ तुम लोगों के लिए डम्पलिंग्स बनाएगी। धीरे धीरे खाओ, ध्यान से, मुंह जल जाएगा। ये वूजे ने देखा कि दा बाओ बेचैन हो रहा है, तो उसने चुपके से अपनी थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। एक हल्की सी शक्ति दा बाओ के सामने रखे कटोरे के ऊपर से गुजरी और वो खौलता हुआ वॉन्टॉन सूप तुरंत खाने लायक ठंडा हो गया। लेकिन ऐसा करने से ये वूजे का पहले से ही कमजोर चेहरा और भी पीला पड़ गया। दा बाओ को तुरंत महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन चिंता में अपना चम्मच नीचे रख दिया। दा बाओ इसे खुद ठंडा होने का इंतजार कर सकता है। पापा, ये आपकी सेहत सबसे जरूरी है। अपनी शक्ति का ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए। कोई बात नहीं, तुम अभी छोटे हो। भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। जल्दी से खा लो। ये वूजे का दिल पिघल गया। उसने प्यार से दा बाओ के मुलायम बालों वाले सिर को सहलाया। दा बाओ ने मासूमियत से सिर हिलाया और एक वॉन्टॉन उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसकी आंखें गोल मटोल हो गईं और गाल ऐसे फूल गए जैसे किसी चूहे ने मुंह में खाना भर लिया हो। बहुत ही लजीज है। ये दा बाओ का अब तक का सबसे मजेदार खाना है। ये कहकर वो तेजी से खाने लगा, सिर तक नहीं उठाया। धीरे खाओ, पतीले में और भी है। कम पड़े तो माँ और बना देगी। ये छिंग यान उसकी हरकत पर हंस पड़ी और बगल में बैठे ये वूजे की ओर मुड़ी, जिसने अभी तक खाना शुरू नहीं किया था। आप भी चक्कर देखिए, कुछ अच्छा खाने से मन भी अच्छा हो जाता है। ये वूजे ने नजाकत से चम्मच उठाया और एक वॉन्टन अपने मुंह में डाल लिया। उसी पल उसने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। कैसा लगा? स्वादिष्ट है? ये छिंग यान ने उम्मीद से पूछा। ये वूजे की आंखों में एक गहरी, खुशी भरी मुस्कान तैर गई। सच में यह एक ऐसा बेमिसाल जायका है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। बहुत स्वादिष्ट है। नाश्ता ऐसा था कि मेजबान और मेहमान दोनों ही बहुत खुश हुए। स्वादिष्ट भोजन और दिव्य झरने के पानी के दोहरे पोषण से ये वूजे के चेहरे पर आखिरकार कुछ रौनक लौट आई। पेट भरकर खाने के बाद दा बाओ अपना गोल मटोल पेट सहलाते हुए बिस्तर पर उत्साह से 2 बार लुढ़का। माँ, आपने कहा था कि आप उस चीज से चीनी बनाएंगी जिसे गन्ना कहते हैं। चलो, हम अभी गन्ना काटने चलते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। ये छिंग यान उठ खड़ी हुई। वो ये वूजे की ओर मुड़ी और कहा, आप अभी भी बुरी तरह घायल हैं। आप घर पर ही आराम करें। मैं और दा बाओ बस जाकर वापस आते हैं। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। ये कहते ही ये वूजे ने अपना लबादा पहन लिया और फिर उसने बड़ी फुर्ती से दा बाओ को अपनी गोद में उठा लिया। ये छिंग यान के मन में अचानक एक ख्याल आया, कहीं तुम्हें धूप से बहुत ज्यादा डर तो नहीं लगता? ये वूजे ने एक हल्की आह भरी। उस साल हमारे वंश को मिटाने वाली लड़ाई में मैं बुरी तरह घायल और मरने की कगार पर था। मुझे एक भूमिगत जादुई यंत्र में सील कर दिया गया था। 100 साल बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे रोशनी से डरने की यह बीमारी लग गई। धूप में जाते ही मेरे पुराने घाव फिर से उभर आते हैं। ये सुनकर ये छिंग यान का दिल दुख से भर गया। सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है। बातों बातों में तीनों गन्ने के खेत में पहुंच गए। यही है चीनी वाला गन्ना। जब हम इस रहस्यमय जगह से बाहर निकलेंगे तो गुड़ बेचकर हम यकीनन बहुत पैसा कमाएंगे। ये छिंग यान ने गन्ने की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आंखों में एक कारोबारी जैसी चमक थी। ये वूजे सिर हिलाने ही वाला था कि दा बाओ ने पहले ही उत्साह से अपना छोटा हाथ आगे बढ़ा दिया और उसकी विशेष शक्ति की एक हल्की चमक दिखाई दी। कड़कड़ की आवाज के साथ गन्ने की पूरी एक कतार एक ही पल में जमीन पर गिर गई। ये छिंग यान ये देखकर हैरान रह गई। बाप रे बाप, ये छोटा बच्चा ही तो उनके परिवार का सबसे शक्तिशाली सदस्य है। उसकी विशेष शक्ति की मदद से छीलना, रस निकालना और पकाना सब एक साथ हो गया। ये छिंग यान ने ये वूजे को आग जलाने और गुड़ पकाने का निर्देश दिया
और खुद दोपहर का खाना तैयार करने के लिए रसोई में चली गई। आटा गूंदना, लोइयां काटना और टॉपिंग भूनना। उसके हाथ बड़ी तेजी और सफाई से चल रहे थे। कुछ ही देर में कुछ कटोरे गर्मा गर्म हाथ से बने नूडल्स मेज पर परोस दिए गए। ये वू जे और दा बाओ एक बार फिर से ऐसी हैरत में पड़ गए मानो उन्होंने दुनिया में ऐसा कुछ देखा ही न हो। दोनों की हरकतें भी कमाल की एक जैसी थीं। सुरुप सुरुप की आवाज के साथ दोनों ने तूफान की तरह सब कुछ खा लिया, शोरबे की एक बूंद भी नहीं छोड़ी। माँ, नूडल्स कितने स्वादिष्ट हैं, दा बाओ ने अपना गोल मटोल पेट सहलाते हुए कहा। ये छिंगयान ने मुस्कुराते हुए उसके नर्म गालों को चूमा। स्वादिष्ट है, लेकिन हर रोज नहीं खा सकते। कल माँ तुम्हारे लिए कुछ और बनाएगी। इस दृश्य को देखकर ये वू जे का दिल थोड़ा कांप गया। जानवरों की दुनिया में मादा जानवर शावकों के साथ इतना प्यार से पेश नहीं आती थी। उसे तो जन्म से ही उसकी माँ ने कभी गले नहीं लगाया था। उससे मिलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि माँ का प्यार इतना प्यार भरा हो सकता है। दोपहर में ब्राउन शुगर आखिरकार तैयार हो गई और टुकड़ों में काट ली गई। चीनी के बने हुए टुकड़ों को देखकर ये छिंगयान का पैसे कमाने वाला रडाब फिर से बचने लगा। जानवरों की दुनिया में खाने पीने की संस्कृति इतनी पिछड़ी हुई है। बस स्वादिष्ट भोजन से काफी पैसे कमाने हैं, एक बेहतरीन भाड़े की सेना तैयार करनी है और फिर इस महाद्वीप पर मेरा ही राज होगा, है ना? उसके दिमाग में एक विचार आया। अरे हाँ, उस रहस्यमयी जगह पर नागफनी के फल हैं। क्या तुम उन्हीं लाल फलों की बात कर रही हो? उस रहस्यमयी जगह के अंदर बहुत सारे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, ये वू जे ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, उन लाल फलों से हम तांग हुलू बना सकते हैं। ये छिंगयान ने उत्साह से अपनी जांघ पर थपकी मारी। इसे बनाने में लागत कम और मुनाफा ज्यादा है। दुकान किराए पर लेने की भी जरूरत नहीं, बस एक टोकरी में रखकर घूम घूम कर बेच सकते हैं। ये यकीनन सबसे ज्यादा बिकने वाला स्नैक होगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन बाजार में निचले दर्जे के जानवर इंसानों के पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। वे स्नैक्स के लिए अपना सामान शायद ही देंगे। जब हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर जाएंगे तो हम इसे खास तौर पर उन अमीर खानदानी जानवर इंसानों को बेचेंगे जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये तांग हुलू यकीनन बहुत पैसा कमाएगा। जब हम यहाँ से निकलेंगे हम पहले बाजार जाकर जायजा लेंगे, फिर शहर जाकर जांच पड़ताल करेंगे। मैं तो कभी शहर गई ही नहीं, कहने वाले ने तो यूं ही कह दिया, लेकिन सुनने वाले ने इसका गहरा मतलब निकाल लिया। ये वू जे की आंखें गहरी हो गईं। असली वाली तो सेंट्रल इंपीरियल सिटी की एक खानदानी लड़की थी। वो कभी शहर कैसे नहीं गई हो सकती? हाल ही में उसमें आए जबरदस्त बदलाव और उसके बनाए गए नए नए स्वादिष्ट व्यंजनों को मिलाकर एक दुस्साहसी अंदाजे ने उसके दिल को जकड़ लिया। वो असली ये छिंगयान नहीं है। इस ख्याल ने उसके अंदर एक ऐसा डर पैदा कर दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे डर था कि वो किसी भी पल वैसे ही गायब हो जाएगी जैसे आई थी। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा अचानक इतना सफेद क्यों पड़ गया? ये छिंगयान ने चिंता से पूछा। कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे थकान महसूस नहीं होती। दोनों दा बाओ को गोद में लिए टूटे फूटे फलों के बाग में आए। उन गुंडों द्वारा काटे गए सूखे पेड़ों के बड़े हिस्से को देखकर ये छिंगयान ने मन ही मन ठान लिया कि भविष्य में वो अपनी लकड़ी की ताकत और जादुई झरने के पानी से इन सूखे पेड़ों में फिर से जान डाल देगी। अभी के लिए उसने सिर्फ अच्छे नागफनी के फल चुनकर एक पूरी टोकरी भर ली। वो तांग हुलू बनाने के लिए वापस जाने को तैयार थी। लकड़ी के घर लौटकर ये छिंगयान ने फुर्ती से डिम सम बनाई और तांग हुलू तैयार किया। रात के खाने के बाद तीनों आंगन में बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। खामोशी तोड़ने के लिए ये छिंगयान ने दा बाओ को 7 परियां और डोंग यूंग की कहानी सुनाना शुरू किया। लेकिन कौन जानता था कि कहानी का वो हिस्सा जहां परी एहसान चुकाने के बाद स्वर्ग लौट जाती हैं, ये वू जे की दुखती रग पर हाथ रख देगा। उसके आसपास का माहौल साफ तौर पर तनावपूर्ण हो गया। दा बाओ कहानी सुनते सुनते सो गया। ये छिंगयान ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जब वो आंगन में वापस आई तो उसे महसूस हुआ कि माहौल अजीब तरह से बेचैन करने वाला है। वो बस वहां से निकलने का बहाना ढूंढ ही रही थी कि ये वू जे ने उसके जाने के इरादे को भांप लिया। जब तुम्हें समझा बुझाकर नहीं रोका जा सकता तो फिर कोई भी तरीका अपनाना पड़ेगा। तुम्हें खून की उल्टी कैसे हो रही है?
कोई बात नहीं, बस पता नहीं क्यों जब तक मिस ये मेरे पास होती हैं, मेरे सीने का दर्द भी कम हो जाता है।